खास कवरेज आप कुछ ही दिन में मतलब देखेंगे और इनफैक्ट ये डिस्कशन हम शुरू ही कर चुके हैं, लेकिन सारा ध्यान अब बाजार का है 23 तारीख की तरफ, 23 जुलाई। लेकिन अगर आप 23 जुलाई से पहले के आज के सेशन को देखें तो आशीष, आज काफ़ी दिनों बाद एक मेजर सेटबैक, बट थोड़ा डिस्कस करते हैं आशीष। एम मैं निफ्टी बैंक पे भी आऊँगा, बात करूँगा, लेकिन एक गाड़ी का प्राइस कट, मतलब आप सर मुझसे ज़्यादा अच्छा इस कंपनी को कौन जानता है। एक गाड़ी का प्राइस कट और कल मारुति के लिए इतना बड़ा, आई थिंक एक न्यूज़ फ्लो, आई मीन इतना बड़ा डेंट एम पे पड़ेगा, आज सुबह सोचा था आपने क्या? फ्रेंकली स्पीकिंग आज की सबसे बड़ी घटना पे बात कर रहा हूँ। नहीं, घटना पे अपन ने सुबह 7 बजे से चर्चा करी थी, पर ये कहते हुए कि ऑटोज बहुत तगड़े बुल ग्रिप में बने हुए हैं। लेकिन वीरू, वाकई जो प्राइस कट्स हैं, बहाने कुछ हों। M&M ने बहाना दिया था कि हमारी 3rd एनिवर्सरी हो गई है XUV 700 की, तो कोई टाटा मोटर्स कह रहा था हमने 2 मिलियन का माइलस्टोन पार किया इसीलिए। लेकिन हो रहा था इंडस्ट्री में, और इसका रीजन समझो आप। अपन सुबह ही चर्चा कर रहे थे किस तरह की राइजिंग इन्वेंट्री लेवल्स हैं डीलर्स के पास, किस तरह की डिमांड अब स्लो डाउन हो रही है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। उसके ऊपर कल मारुति रिएक्ट क्यों कर रहा था? क्योंकि यूपी सरकार ने हाइब्रिड कार्स 3-4 लाख रुपए प्राइसेस रिड्यूस हो गए उस खबर के बाद। तो इफेक्टिवली इनकी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी और बढ़ रही है, इनके लिए सिनेरियो और चैलेंजिंग हो रहा है। और M&M वो स्टॉक था जो तार जैसे चला है वीरू, सारे लॉजिक को डिफाई करते हुए मूव करता चला गया था। तो अब जब फाइनली सच का सामना हो रहा है, अब ये सच है कि 7-7.5% करेक्ट होता नहीं होता ये तो पता नहीं था, मारुति भी पता नहीं था 6-7% कल चल के उस खबर पे इस तरह से रिएक्ट करेगा। रिएक्शन शार्प है, लेकिन कंसर्न्स दिख रहे हैं सामने। अब तक नजरअंदाज कर रहा था बाजार, इन डेवलपमेंट्स के बीच में वो एकदम से कैन ऑफ वॉर्म्स आपके सामने आ गए। स्ट्रेच वैल्यूएशंस का इशू। एक बात बताइएगा, हाँ। एक बात बताइएगा कि अभी तो ये यूपी सरकार ने फैसला लिया, सिर्फ मान लीजिए अगर कुछ और गवर्नमेंट्स भी, मतलब राज्य सरकारें फैसला लेती हैं, और क्योंकि सही मायने में अगर आप देखें तो स्पेशली M&M के केस में M&M का हाइब्रिड पोर्टफोलियो ना के बराबर है। फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आप देखें तो इनका डीजल और आई थिंक पेट्रोल वर्जन्स पे ज़्यादा फोकस है। तो ऐसे में बाजार और आई थिंक इनसे वो एक्स्ट्रा प्रीमियम खींचने की कोशिश करेगा, इस बात की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? पैसा है तो हाइब्रिड बहुत अच्छा मॉडल है, लेकिन वीरू कल ऐसे यूपी सरकार बैठक करने वाली ऑटो कंपनीज के साथ, पर वो सिर्फ हाइब्रिड नहीं, वो ईवी पॉलिसी को भी टूल देने के लिए बैठक हो रही है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइब्रिड की चर्चा हो रही है, ईवी में इनका बेहतर ग्रिप है किसी मारुति सुजुकी से। हाँ, ये बात अलग है कि ईवी पोर्टफोलियो इनका उस तरह से शाइन नहीं करा जिस तरह से किसी टाटा मोटर्स का कर गया है। कोई मुझे कह रहा था कि महिंद्रा ने तो 2 लाख का कट करा है, टाटा मोटर्स ने तो छोटा मोटा करा है 50,000-70,000 रुपए के आसपास का। टाटा मोटर्स ने हैरियर और सफारी में 50,000-70,000 के प्राइस कट्स लिए हैं, प्लस आपको उसमें 1-1.25 लाख के आसपास के बेनिफिट्स ऑफर कर रहे हैं। वो कट अपनी जगह है, गाड़ी लेने जाओगे बेनिफिट्स ऑफर कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये भी 2 लाख के आसपास मैच कर रहे हैं। इस तरह का डीप कट है दोनों की तरफ से। जी हाँ, डीप कट्स। और बात मैं आशीष से इस बात की इसलिए कर रहा था, और मैं आशीष को सुबह 7 बजे भी सुन रहा था, और बात करते करते M&M इस वक्त डे लो पर, जरा टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा, 2713 दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। और इट्स आई थिंक फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हो रहा है कि M&M ने एक सिंगल सेशन में 10, 20 और अब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जाता हुआ 2625 पे, याद रखिएगा 2630 नहीं 2640 पे इसका 50 डे मार्क। तो सिंगल सेशन में इतना बड़ा क्रैक काफ़ी दिनों बाद। तो आज का सबसे, अगर आप देखें तो डिसअपॉइंटिंग स्टोरी M&M। आशीष, और इसी पे अपन आगे छोड़ेंगे नहीं, आज ये पॉकेट रडार पे है। ऑटोज वाकई M&M का कट डरा रहा होगा, तो इस पे अपन और बातचीत करेंगे। क्या चल रहा है इंडस्ट्री वाइड इस शो के दौरान कमाई के अड्डे में, ये इंपॉर्टेंट पहलू है आज का। इसी ऑटो ने कल ड्राइव करा था मोमेंटम को, यही ऑटो आज डिरेल कर रहा है उस मोमेंटम को। तो इस पे आज भी चर्चा अपन कंटिन्यू करेंगे, वो जो कंसर्न्स वे कर रहे हैं उस पे बातचीत होगी। लेकिन पहले वीरू ने सही कहा, पहले जरा सा जामा बड़ा शुरू करें, निफ्टी बैंक की चर्चा करें, उसके बाद सेक्टर स्टॉक सब पे आएंगे, ना सिर्फ ऑटो। आज पेंट्स पे प्राइस हाइक्स की अपडेट्स आ रहे हैं, स्टॉक्स के गजब के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। गैस कंपनीज में बजट रिलेटेड, एक्साइज रिलेटेड कुछ सॉप्स मिलते हुए नजर आ सकते हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं। इवन इंश्योरेंस प्लेयर्स, लाइफ इंश्योरेंस को अडाप्ट रखिएगा, उनकी तरफ से प्राइस हाइक के अपडेट आ रहे हैं। बहुत सारी सेक्टरल पॉकेट्स आज चर्चा में लेकर आएंगे हम लोग, सब बातचीत होगी। लेकिन पहले जरा निफ्टी प्लीज खींच के लेकर आइए स्क्रीन पे।
अक्रॉस द बोर्ड कह लीजिए आज एक सेल ऑफ नजर आएगा, प्रेशर वापस माउंट हो रहा है। 3/4 फीसदी से ज्यादा के दबाव के साथ अब निफ्टी ट्रेड करता हुआ 200 पॉइंट का कट, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूना है। वो आज भी 460 461 के जोन्स और कहां अब 230 के आसपास के लेवल। शुरुआती ट्रेड में वो इनिशियल टिक्स आए थे 25-28 पॉइंट इन ग्रीन थे हम, और अब देखिए कहां खड़े हुए। बीच में ऐसा लग रहा था थोड़ी सी रिकवरी प्ले आउट हो रही है, लेकिन ऐसा कोई मीनिंगफुल नहीं। हाँ, एक समय 1.25% दबाव था, अभी 0.85% दबाव है, तो ऑफ डेज जरूर है, लेकिन एक शार्प सेल ऑफ अक्रॉस द बोर्ड। और शायद आज सुबह हम लोग मॉर्निंग कॉल आपने नोटिस करा तो चर्चा कर रहे थे कुछ बड़े बड़े हस्तियों के वैल्यूएशंस रिलेटेड कंसर्न्स, या मार्केट जहां खड़े हैं, जिस जंक्चर पे खड़े हैं उसको रिलेटेड कंसर्न्स। ये सब वही कंसर्न्स हैं जो इस समय किक इन करते हुए, इस समय मेरे ख्याल से सेंटिमेंट्स पे हावी होते हुए। लेकिन निफ्टी रखा हुआ डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे आपने, तो वीरो अपना आज अच्छा सरप्राइजिंग है ये मूव। आज दोनों पहला बेस बड़ा बेस दोनों वायलेट करके गया एक समय, 141 के आसपास के लोज लगाए, अब आके खैर 200 प्लस की ट्रेजेक्टरी पे आके खड़ा हुआ है। कैसे रीड कर रहे हो दिन का ये मूव, इस तरह का एकदम से शार्प कट आना सरप्राइजिंगली? वैल्यूएशन के कंसर्न बहुत टाइम से थे, ऐसा तो नहीं रातों रात सब जागे, लेकिन हाँ एक ना एक दिन हावी होता है, वो हो गया। शायद वो एमएनएम रीजन बना, जो भी रीजन बना, दिक्कत स्क्रीन पे एविडेंट। ऐसे में निफ्टी का रीड थ्रू क्या कहता है? देखिए आशीष, आज सुबह हमारी अप्रोच थी कि हम बेस 1 तक के डिप को बाय करेंगे, और आप यकीन मानिए बेस 1 तक के डिप को बाय करना 24 जून से लेकर अभी तक हम लगातार करते आए थे। हर दिन बेस 1 काम करता था, थ्रेशोल्ड पॉइंट काम करता था। सुबह मेरी दो बातें थी, आइदर आई विल बाय अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 और थ्रेशोल्ड पॉइंट क्रॉस हो जाए। क्योंकि थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या था? वो था रेजिस्टेंस 1। प्लीज लेके आइएगा स्क्रीन पे। वो क्या था? 24,511 की ट्रेजेक्ट्री अप्रोक्सीमेटली और 24,480 की ट्रेजेक्ट्री, 74 की ट्रेजेक्ट्री। ये एक ट्रांजिशन प्रोसेस था, इसके लिए दमखम चाहिए था, नए सेक्टर्स चाहिए थे। खैर ये तो आया ही नहीं आशीष, बट वो बेस 1 को बाय करने की डिप अप्रोच काम करके नहीं गई, गलत हो गई पूरी रणनीति। बेस 1 भी टूटा और बेस 2 भी टूटा। आशीष आज बस एक चीज अच्छी है स्क्रीन पे, वो क्या है कि निफ्टी ने 24 जून के बाद पहली बार एक बार अपना फिर से, इसको हटा दीजिए, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छुआ। अगर आप निफ्टी के चार्ट्स पर देखें तो निफ्टी का 10 डे में परसिस्ट करता है करीब करीब 170 की ट्रेजेक्टरी में। हमने उसको छुआ और वहां से पुल बैक दिया। आशीष, मैं इस वक्त ना ट्रेड लेने के मूड में नहीं हूं। क्यों? आपका कन्विक्शन क्या होता है? आपका कन्विक्शन होता है पुट राइटर्स, जो कि कल विजिबल थे 24,400 पे, 300 पे। उन दोनों को तो हवा नहीं लगी आज, ठीक है ना। हमने कन्विक्शन जुटाया था बाय करने का वहीं से ही, और कॉल राइटर्स थे करीब करीब 24,500 पे। अब अगर आप इंट्राडे स्टैट्स के डेवलपमेंट को देखिए जरा आशीष, आप देखिए, मैंने 12 बजे भी टिप्पणी करी थी, टू रीगेन कॉन्फिडेंस हमें 24,300 की ट्रेजेक्टरी को रीगेन करना जरूरी है। और अगर आप इंट्राडे चार्ट देखें तो हमने ठीक 12:42 पे एक अटेम्प्ट लिया, 300 को क्रॉस करने का, नहीं क्रॉस कर पाए। आप देखिए स्क्रीन पे क्या हो रहा है आशीष, 73 लाख कॉल जुड़ी हैं 24,300 पे, आउटस्टैंडिंग वाई पहुंच गया 96 लाख। सो लॉजिकली आशीष, स्ट्रेंथ तब तक नहीं आएगी जब तक आप 24,300 के जोन को बाइसेक्ट नहीं कर देंगे। जब तक कि आप इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट, यानी कल के वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर होगा, उसके कॉल राइटर के फर्स्ट कॉल राइटर के जोन को एटलीस्ट स्ट्राइक करके उसके ऊपर ना जाए, आशीष कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और आई एम नॉट श्योर आशीष के 24,200 के ये 62 लाख जो पुट राइटर्स हैं ये सिक्योर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए आशीष, मैं डिलेमा में हूं, कॉल राइटर्स का जोन नहीं निकल पा रहा है, वो है 24,300, और नॉट श्योर कि आप 24,200 को होल्ड करेंगे, नॉट श्योर कि आप टेंडमा को होल्ड करेंगे, जो कि परसिस्ट करता है 24,176 पे। सो ऐसे में आशीष, जब आप एक दिन सुबह गलत पड़ चुके हैं, एवरेजेस अभी तक सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे, कॉल राइटर्स का जोन रिगेन नहीं हो रहा है, जब आप श्योर नहीं है तो आशीष मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा। मेरे को क्लियरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, मैं स्ट्रेंथ लाऊं कहां से? मात्र एफएमसीजी के दम पर ट्रेड लॉन्ग करना, या फिर एमएनएम के इस हॉरर शो के मद्देनजर मैं निफ्टी को शॉर्ट कर दूं टेंडेमा के ऊपर, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं कहना। तो आशीष, मैं अभी कोई ट्रेड कमिट नहीं करूंगा। आशीष बिल्कुल ठीक है। जब हमारे एक्सपेक्टेशन के विपरीत जा रहा है, सारे इंपॉर्टेंट स्तरों को चैलेंज करके वायलेट करता हुआ नजर आ रहा है, तो बिना बात के नंगी तलवार लेके उतरने का नहीं बाजार में। अभी जरा बाजार को ऑब्जर्व करना बेहतर है। आज वैसे ऑटो,
मेटल्स और आईटी, ये वो पॉकेट्स हैं जो दबाव में। ऑटो तो खैर बट ऑब्वियस वो महिंद्रा के चलते, और बाकी स्टॉक्स भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं आऊंगा टाटा मोटर्स, मारुति, सबकी चर्चा करेंगे आगे अपन। मेटल्स दबाव में है और आईटी, अब इसमें आगे चर्चा बनती है कि अब कल टीसीएस उस हैवीवेट, उस दिग्गज से किक स्टार्ट हो जाएंगे Q1 रिजल्ट्स। उससे पहले ये इस तरह का दबाव दिन के लोज पे आईटी इंडेक्स कैसा पोजीशन है उन नंबर से पहले, उस पर अपन लोग बातचीत कर लेंगे। लेकिन निफ्टी बैंक दिखाइए स्क्रीन पर। दबाव में, और मेरे ख्याल से जिस जोन्स को छुआ, आज के लोज हैं 52,077 के आसपास के, और आज सुबह वीरू अपने, ये बेसिकली एक्सपायरी के दिन अपने बड़े बेस पे आके उसी के आसपास रेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जो आपने सुबह चर्चा करी थी। मैं कहा जो बड़ा बेस था इसी जोन्स के आसपास जहां पे रेस्ट कर रहा है, पर एक्सपायरी का दिन, और सुबह वैसे चर्चा हुई थी, स्ट्रगल कर रही है पॉकेट, संघर्ष कर रही है, दिख भी रहा है वो स्ट्रगल। कैसा पोजीशन एक्सपायरी है आज? आशीष देखिए, ट्रेड तो मैंने सुबह भी करा, देखें यहाँ पे बहुत लॉजिकल था नहीं मेरे पास। बस ये समझ लीजिए आशीष कि आज के इस प्राइस रेंज के अंदर जो निफ्टी बैंक का इंट्राडे लो हाई रहा है, 10 डे में परसिस्ट करता है करीब करीब 52,350 के आसपास। 52,100 पे हम ट्रेड कर रहे हैं। बस है क्या यहाँ पर, मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे करीब 52,000 की पुट साइजेबल ओआई होल्ड करती है। मैं आशीष यहाँ भी कहूँगा, मैंने अभी भी सेल बटन के बारे में बात नहीं करी कि आप सेल बटन प्रेस करिए, पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए वो कहना, क्योंकि अब आप सुन लीजिए है क्या आशीष। 51,870 पे 51,870 और 52,000 का पुट राइटर, ये लगभग 130 पॉइंट। अभी तो हम खैर उससे काफ़ी ऊपर है, 100 पॉइंट का फ्रैक्शन है आशीष। जब तक ये टूटेगा नहीं, मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि 52,000 का पुट राइटर हर, आई थिंक अगर आप देखें इस टर्बुलेंस के फेस में खड़ा रहा है, तो जब तक 52,000 डिसाइसिवली सरेंडर नहीं हो रहा, 51,870 सरेंडर नहीं हो रहा, आप 52,000 की पुट को देखिए आशीष, वहाँ अभी भी 94 लाख शेयर खड़े हैं। खैर ये तो आज की एक्सपायरी है, अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पुट्स काफ़ी खड़ी हुई हैं, और 51,870 पे आ गया आपका 20 डे में। तो आशीष आपको वीकनेस स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, बट शॉर्ट करना बैंक निफ्टी को यहाँ पे रिस्की है, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ से ये पुल बैक भी दे सकता है। सो बैंक निफ्टी को आशीष अगर शॉर्ट करना होगा ना, तो वो 51,870 की बात करेंगे, जब आपका 20 डेमा टूट जाए, और क्योंकि उसके बाद आपका जो 50 डेमा है वो 50-500 पे परसिस्ट करता है, तो लॉजिकली शॉर्ट ट्रेड वहाँ पे खुलेगा, नॉट एग्जैक्टली एट दिस प्लेस। सो मैं आशीष यहाँ पर ये कहूँगा, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से माइट भी पॉसिबल है कि अगले 10, 15, 20, 25 मिनट में आप यहाँ से एक पुल बैक भी देख लें, बट लॉजिकली मेरे पास आशीष मैं कहूँगा, जैसे मेरे पास निफ्टी पे कोई कमेंट नहीं थे, निफ्टी बैंक पे भी कोई कमेंट नहीं, मेरे पास आई थिंक उस तेजी और मंदी को स्पॉन्सर करने के लिए स्टॉक फ्यूचर्स नहीं है यहाँ पर। सो आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ फॉर एनी ट्रेड, आई थिंक आशीष। बिल्कुल ठीक है, एक्सपायरी के दिन हो सकता है लो लेवल से कुछ रिकवरी शार्प आती हुई नजर आए। वीरू है स्क्रीन पे, एक्सपर्ट पैनल होगा, कोई ट्रेड, कोई ऑप्शन, कोई ग्रिप में आ रहा होगा तो उस पर अपन जरूर लपकने की कोशिश करेंगे, उस पर जरूर बातचीत होगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा की चर्चा के साथ शुरुआत करी थी, क्योंकि आज का स्टॉक इन फोकस वही है। कुछ क्लैरिफिकेशन महिंद्रा की तरफ से कि कुछ सिलेक्टिव XUV 700 के वेरिएंट्स पे जो हमने दाम घटाए हैं, उसका यूपी की हाइब्रिड पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है। तो बेसिकली वो रिआइट्रेट कर रहे हैं कि हमारा भी वो सेलिब्रेटरी ऑफर है। 3 साल, 3rd एनिवर्सरी हो गई XUV, 3 साल हो गए XUV 700 को आए हुए, और 500 को फेज आउट हुए। वीरू, समय क्या भागता है ना। 3 साल मतलब पोस्ट कोविड आशीष, मतलब इन्होंने लॉन्च किया था, पोस्ट कोविड था मेरे ख्याल, यस। पर यही गाड़ी थी जिसने M&M के फॉर्चून बदले थे आशीष। टेक्नोलॉजी का मेजर चेंज, 500 फीचर्स, अडास वडास लेके आए थे। हाँ, उसका 500 से 500 से 700 और 500 मार्केट में बहुत दिखी, रोड पे जितनी 500 देखी उतनी मैंने कोई दूसरी गाड़ी नहीं देखी। गजब थी 500, हर जगह रोडों पे गाड़ी वही चलती थी, गजब गाड़ी थी। 00 ने बिल्कुल जामा ही बदल दिया। अच्छा, ट्रेंडिंग स्टॉक, वो फॉर्च्यूनर की टक्कर की गाड़ी थी ना, वो चक्कर ही है, सस्ते में फॉर्च्यूनर का सपना पूरा कराती थी। हाँ, ये था वो। चलिए इन स्टॉक्स पे आएंगे, बातचीत करेंगे। गावस्कर भी बहुत क्लोजली वॉच आउट कर रहे होंगे। थार का कोई टायर पंचर नहीं हुआ, ये पूछ लेंगे उनसे अपन। लेकिन ट्रेंडिंग स्टॉक्स पहले दिखा देता हूं आपको आपकी स्क्रीन पे। लाइए भाई, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक जो प्रोड्यूसर साहब सेलेक्ट करके लाए हमारे लिए, क्या क्या रडार पे है, दिखाएंगे नहीं डायरेक्टर साहब आज?
लूजर्स पहले दिखा दिए। चलिए, दबाव में बाजार है। एमएनएम की चर्चा, खैर निफ्टी का टॉप लूजर परसेंटेज वाइज भी और कंट्रीब्यूशन के लिहाज से भी सबसे ज्यादा दबाव यही स्टॉक बनाता हुआ, 7% कमजोर। हिंडाल्को, अपन कह रहे थे मेटल्स ऑटो में प्रेशर है, हिंडाल्को और टाटा स्टील दोनों 2.25 से 2.75% दबाव में। हीरो मोटोकॉर्प ऑटो में खैर मिला जुला रुझान है, ज्यादातर पॉकेट्स दबाव में ही या फ्लैट ट्रेड कर रही हैं आज। हीरो मोटोकॉर्प 2% की कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। आईएक्स 4.5% दबाव, एमसीएक्स ऑलमोस्ट 5% कमजोर। हिंदुस्तान कॉपर और सेल लीजिए और मेटल्स आपकी स्क्रीन पे फायदा बाजार के 4-4.5%, ये भी दबाव के साथ इस समय कामकाज करते हुए। क्या चल रहा है इस कमजोरी में? पेंट्स, अक्रॉस द बोर्ड पेंट्स, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि एशियन पेंट्स ने प्राइस हाइक ले ली फाइनली कंपटीशन के बावजूद। 3% एशियन पेंट मजबूत है। इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे रीड कर रहे हैं एनालिस्ट इस सूत्रों के हवाले से आई खबर को। एचडीएफसी लाइफ, अपन ने शुरुआत में मेंशन करा था, टर्म इंश्योरेंस के लिए सिलेक्टिव कुछ दिग्गज प्लेयर्स ने अपनी दरें बढ़ा दी, तो उस पर बातचीत होगी। एचडीएफसी लाइफ मजबूत। ब्रिटानिया 2.25% उछाल, एचडीएफसी लाइफ के साथ एसबीआई लाइफ भी 2% उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। आरईसी, ये तो खैर आईआरसी पीएफसी गजब करे हुए हैं, 2.25% उछाल है। एमजीएल, मैनेजमेंट की कमेंट्री कहती है कि बजट में गैस रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हो सकता है एक्साइज ड्यूटी रिलेटेड। 3% मजबूत है भाई। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये वो इंश्योरेंस के रब ऑफ है, 2% मजबूत। और मणप्पुरम फाइनेंस भी 3% के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। ये वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं आज। इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स ट्रेंड कर रहे हैं, तो इस पैनल से चर्चा होगी। पैनल कौन है हमारे साथ, बता देता हूं आपको। फंडामेंटल्स पे चर्चा करेंगे गौरांग सर के साथ। गौरांग शाह जियोजीत फाइनेंशियल्स के जुड़ेंगे। इसके साथ साथ आपने प्रकाश गावा सर, मानस जायसवाल साहब, राजेश सतपुते, चंदन तापड़िया, विकास सालुंके, सोनी पटनायक, सब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इस शो में आखिरी के 1-1.5 घंटा जो बचा है वेडनेसडे के दिन का, मदद इन्हीं लोग से होने वाली है हमारी। फिर थोड़ी देर में एक काम करेंगे, एशियन पेंट जो है, जो पेंट रिलेटेड खबर है, नेटवर्क की एक्सक्लूसिव है, तो अपने सहयोगी मंगलम मालू को जोड़ेंगे, समझेंगे क्या खबर है और दरअसल उसके मायने क्या है। एमएनएम चर्चा में है, डीप कट्स की बात हो रही है, डिस्काउंट्स वगैरह इंडस्ट्री वाइड फिनोमेना बनता जा रहा है, इसी को टटोलेंगे। ऑटो स्पेस पे एमएनएम रिलेटेड और बाकी ऑटो कंपनीज के जो डिस्काउंट्स, डीप ऑफर सब चल रहे हैं, उस पर यतिन से बातचीत करेंगे। उसके बाद क्योंकि बजट है, अब पता है 7 ट्रेडिंग सेशन दूर, 8वां ट्रेडिंग सेशन अब से चलेंगे ना, तो उस दिन बजट आना है। 23 जुलाई हो जाएगी 8th ट्रेडिंग सेशन, सिर्फ 7 ट्रेडिंग सेशन दूर है। लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव का सिलसिला पिकअप हो चुका है। आज भी लक्ष्मण एक बढ़िया सी बजट रिलेटेड एक्सक्लूसिव आपके सामने पेश करेंगे। उसके बाद अब रिजल्ट सीजन कहने के लिए शुरू हो चुका है, लेकिन ऑफिशियली किक इन होता है जब कोई दिग्गज कंपनी अपना तिमाही रिजल्ट घोषित करती है। कल शाम को टीसीएस अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगी। क्या एक्सपेक्टेड है उन नंबर्स से, वो समझेंगे, वो मैं ही प्रेजेंट कर दूंगा। हमारे साथ फिर मार्केट बिग वॉइसेस में आज बजाज फिनसर्व एएमसी के सीआईओ निमेश चंदन जुड़ेंगे। निमेश जी से मार्केट, उनका आउटलुक, वो कैसे देख रहे हैं, वैल्यूएशन रिलेटेड कंसर्न जो बाजार में उभर रहे हैं, उन सब पर नीलेश जी का व्यू अपन जानेंगे, निमेश जी का। उसके बाद डीलिंग रूम चेक यतिन के साथ, बीटीएसटी एसटीबीटी हमारे पैनल के साथ। कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज जो ग्रिप में आ रहे हैं एक्सपर्ट्स के, वो ले लिए जाए। हाँ, इस बीच 4 का चौका भी होगा हमारा, तो पिक्स के लिए भरपूर विंडोज होंगी आपके लिए। एक काम करा जाए, पैनल दिख ही गया है, शो टीज हो गया है, तो अब जरा एक्सपर्ट्स के पास चला जाए। पहले ये लोग जो चुन के लाए उस पर चर्चा, उसके बाद हम जो इनके लिए चुन के लाए उस पर बातचीत। गावा सर, क्या है भाई दोपहर का बढ़िया सा ट्रेडिंग आइडिया? मैंने सुना है कि आप लोग, कुमार साहब तो गाड़ी ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं। Anyway, कुमार साहब जब लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं उसमें दूसरी सीट होगी जरूर, तो अपन तो लटक लेंगे। अच्छा, स्टॉक का नाम है, जो सुबह दिया था मैंने, गोदरेज कंज्यूमर। चार्ट का चमत्कार। टारगेट 1450 था, वो मेरे ख्याल से आ चुका, यस 54 चला गया। अब भी मुझे अच्छा लगता है, स्टॉप होगा 1425, टारगेट 1500 के नजर आते हैं, तो मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए गोदरेज कंज्यूमर।
ओके 1444 पे। अच्छा याद रखिएगा ये पूरा का पूरा स्पेस गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, डाबर, आप लेके आइए एशियन पेंट्स, पिडलाइट, जुबिलेंट फूड वर्क्स, सबसे बड़े ओआई गेनर्स ऑन द लॉन्ग साइड जिसे कहते हैं सेक्टोरल ओआई एडिशंस, वो इसी स्पेस में हुआ है। प्रकाश सर का ट्रेड हो गया एट 1444 गोदरेज सीपी। हमारे साथ अब सोनी पटनायक जी मौजूद हैं। सोनी जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड मैम? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे पिक रहेगा बर्जर पेंट्स पे। एक फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं करंट लेवल पे। स्टॉप लॉस रहेगा 514, टारगेट है 555 560 का। बर्जर पेंट्स लास्ट 5 डेज के रेंज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आज दिया है, काफी एग्रेसिव लग रहा है। 530 550 के कॉल पे भी हम देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहा है और मोमेंटम भी अच्छा चल रहा है। यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स 560 का एक टारगेट बन रहा है, पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है। बर्जर पेंट्स, गोदरेज कंज्यूमर, कंजम्पशन थीम और बर्जर पेंट्स तो खैर खबरों वाला भी अच्छा मूव यहां से और डिलीवर कर सकता है 550 560 के लक्ष्य के लिए। मानस, गुड आफ्टरनून। इस समय का प्रेफर्ड पिक आपकी तरफ से। गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए पेंट सेक्टर पे ही ध्यान है। एशियन पेंट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। प्राइस ब्रेकआउट है, स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। करंट लेवल्स पे एशियन पेंट्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 2949 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 3075 3075 के टारगेट सेट करेंगे एशियन पेंट्स में। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो 3000 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 76 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 54 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 125 रुपए के आपको टारगेट सेट करना है। जी हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए न गर्मी में चले न सर्दी में चले, पेंट स्टॉक चल रहे हैं बरसात में। इसे कहते हैं अगर आप देखें क्या गजब का, अगर आप देखें यहाँ पर ये कोरिलेशन है, बरसात में सारे के सारे पेंट स्टॉक चलते हुए इस वक्त। अच्छा अब एक काम करते हैं, पिक करते हैं विकास सालुके जी का ट्रेड। विकास जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून। देखो ओवरऑल यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक दिखे तो मुझे लगता है कि LICI यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देखने मिल रहा है। कल भी हमने देखा कि एक प्राइस वॉल्यूम देखने मिला था, प्राइस के साथ वॉल्यूम का एक ब्रेकआउट आया था। 1020 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखने मिल रहा था। कल उसने क्लियर किया था, आज यहाँ पे वापस एक अप मूव यहाँ पे देखने मिल रहा है। 1057 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ऊपर में 1130 1140 के टारगेट के लिए इसको बाय करना चाहिए। मुझे लगता है बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो नीचे में 1020 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना चाहिए। तो मेरा बाइंग कॉल रहेगा LICI। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो 1140 के टारगेट के लिए। LIC खरीदने का मन। इंश्योरेंस प्लेयर्स भी आज बढ़िया आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं कमजोर बाजार में। सतपुते साहब गुड आफ्टरनून। आज का इस समय का प्रेफर्ड पिक सतपुते साहब। आशीष जी वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए पेंट स्टॉक्स पे ही नजर है, लेकिन मैंने थोड़ा सा नॉन F&O पेंट स्टॉक पे थोड़ा फोकस किया, तो मुझे जो दिख रहा है वो है कंसाई नेरोलैक। मुझे लगता है यहाँ पे जो करेक्शन है दैट सीम्स ओवर टू मी। 270 275 ये इसका एक कंसोलिडेशन था। एट अ लेवल ऑफ 280 इट्स अ बाय इन कंसाई नेरोलैक। अगर हमें ट्रेड लेना है प्योर स्विंग ट्रेड, तो 274 का स्टॉप लॉस रखे, सिर्फ 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे, और सामने इसका जो टारगेट सेट होता है वो रहेगा 295 टू 300। तो आज यहाँ से 20 पॉइंट का मूव मिलना चाहिए। सो कंसाई नेरोलैक इज अ बाय। ओके कंसाइन और लाइक आपका बाय है, तो सारे के सारे अगर आप देखें पेंट स्टॉक्स पे बाय कॉल आई। बर्जर पे, बर्जर अच्छा मैं एनालाइज कर रहा था सोनी जी, एक बात आपसे पूछूंगा, मैं गौरव जी के पास उसके पास जाऊंगा। बर्जर के जैसे ही आपने बोला ना बर्जर, मैं इसके ऑप्शंस को रीड कर रहा था। आई थिंक ऑप्शंस में लिक्विडिटी नहीं है, अदरवाइज क्या 530 की कॉल ले सकते थे क्या मैम? जी डेफिनेटली वीरेंद्र जी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 530 के कॉल ऑप्शन में लिक्विडिटी डिसेंट है यहाँ पे। सो 14 के रेंज पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 8 रुपए का। मुझे लगता है यहाँ से इस लेवल से जो बाय करेंगे वो 21 से 24 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है। 530 कॉल ऑप्शन काफी एग्रेसिव यहाँ से मूव दिखाई दे रहा है। सो एट द मनी ऑप्शन पे एक बार करने से पॉसिबल हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल आ रहा है। बर्जर पेंट्स, गौरांग सर। अपन सुप्रभात की आदत है मुझे, ये दोपहर वाला क्या रखेंगे अपन? दोपहर का सुप्रभात। सुबह के लिए शुभ प्रभात, दिन के लिए शुभ दिन, संध्या के लिए शुभ संध्या और रात्रि के लिए शुभ रात्रि।
तो अभी क्या था, शुभ दोपहर, शुभ दिन। शुभ दिन गौरांग सर, शुभ दिन आपको। अपन कौन से स्टॉक पे इस समय नजर रखेंगे? ये पहले तो अपुन नहीं होगा, हम होगा। अपुन जो होता है ना वो बहुत ही बम्बैया वाली हो जाती है। गावा सर को बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, मजा आ गया। ये गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। वो नहीं, फंडामेंटल गावा सर, वो फंडामेंटल क्या बोलना है अपने को? बुनियादी तौर पर सब याद है गावा सर को, मैं ऐसे याद करा रहा हूँ। मैं जो त्रुटियां है ना, वो उसके थ्रू गाबा सर की लर्निंग प्रोसेस को मैं डिजाइन कर रहा हूँ। आप करेक्ट करते हो, गाबा सर सीखते हैं, ये आइडिया है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। तो विकल्प के रूप में आशीष, जाइडस लाइफ साइंस, ये छोटी मझोली फार्मा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है। पहले से भी रही थी और अब लक्ष्यांक को बढ़ा करके करीबन अनुमानित 1250-1300 के आसपास का किया है। और मेरे ख्याल से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जाइडस लाइफ को वहां तक पहुंचने के लिए। किसी गोदरेज कंज्यूमर को रखें रडार पे, गाबा सर को पसंद आ रहा है। सालुंके साहब को LIC पसंद आ रहा है। गौरांग सर को जाइडस लाइफ लंबी अवधि के लिए पसंद आ रहा है। और उसके बाद पेंट्स का ही तड़का है। सोनी जी ने बर्जर पेंट्स, मानस ने एशियन पेंट्स, और बचा एक दिग्गज था तो कंसाई नरोलैक कैश का, वो सतपुते साहब ने मेंशन कर दिया। पेंट सबको पसंद आ रहा है क्योंकि इसी नेटवर्क की एक्सक्लूसिव पे इस तरह के रिएक्शंस वहां पे देखने को मिल रहे हैं। और जो महाशय एक्सक्लूसिव लेकर आए हैं वो इस समय स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है, मंगलम मालू। मंगलम, बीच में अभी तो बर्जर पेंट्स का भी अपडेट लेकर आ गए हैं। ये क्या अपडेट्स है हमारे पास? क्या बनाया? रंग चोखा, क्या अपडेट्स है भाई? रंग चोखा वही है। सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि जो दिवाली में लोग अब पेंट कराने वाले हैं, रंगाई पुताई अपने घरों की, वो थोड़ी सी महंगी होगी। एशियन पेंट्स ने अपने प्राइस बढ़ाया है 0.7 to 1% तक। ये 0.7 to 1% दाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है? क्योंकि पिछले 12 से 15 महीनों में ये पेंट कंपनीज में पहला इंक्रीज है प्राइसेस का। और चौथी तिमाही में आप देखें तो पेंट कंपनीज ने 4% दाम घटाए थे, और पिछली तिमाही में, विच इज़ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वहाँ पर प्राइस चेंज नहीं हुआ था। तो उसके बाद अगर प्राइस बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो आगे जाके प्राइसिंग ग्रोथ भी वापस आएगी पेंट इंडस्ट्री में। ये लोगों की बिलीफ है, आगे जाके ये देखना है। क्योंकि अब की इनपुट्स देखिए, पेंट्स में जो इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं TO2 और VAM, उनके प्राइसेस नीचे हुए हैं, पर क्रूड ऑयल और HDPE उनके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। एशियन पेंट्स, जब इंडस्ट्री लीडर कुछ करता है तो आप देखते हैं फॉलोअर्स भी वही करते हैं, या जो सेकंड थर्ड प्लेयर है वही करते हैं। तो जिस समय मैंने एशियन पेंट्स का न्यूज़ पता किया था, वहीं बर्जर पेंट्स को भी मैसेज किया, और सबने एक ही बात बोला कि एशियन पेंट्स ने बढ़ाया है तो हम भी उतने ही दाम से बढ़ा रहे हैं, 0.7 to 1%। अब इंडस्ट्री को अगर आप देखें तो पहला क्वार्टर बहुत अच्छा नहीं होगा इन कंपनीज के लिए, क्योंकि पहले क्वार्टर में इलेक्शन था, बहुत सारे मजदूर हैं वो गांव जाते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा डिसरप्शन होता है। बट सेकेंड क्वार्टर मॉनसून के पहले डिमांड रिवाइव होगा, और कई सारी बिल्डिंगें बन रही है। हम रियल एस्टेट कंपनी से बात कर रहे हैं, तो जो प्रोजेक्ट्स बिजनेस है वो भी बहुत बढ़िया है। तो आगे जाके बस अब यही देखना है कि इन कंपनीज ने पेंट के प्राइसेस बढ़ाए हैं, और भी बढ़ाएंगे या नहीं। दूसरी बात, डिमांड इतनी स्ट्रांग है कि वो प्राइस हाइक्स को ले सके। और तीसरी सबसे मेजर बात यह है कि पिछले 6-7 महीनों में पेंट इंडस्ट्री में डिसरप्शन का माहौल था बिरला के अनाउंसमेंट से। तो क्या अब वो डिसरप्शन थोड़ा सा स्टेबलाइज होने लग गया है? लोग अपने प्राइस हाइक्स कर रहे हैं, और इस लिहाज में देखें तो पेंट कंपनीज ने कुछ किया भी नहीं था। एशियन पेंट्स इस साल 20% नीचे है, अपने हाई से 17-18% नीचे है। तो ये सारी चीज़ों को देख के पता है, लगता है कि ये जो न्यूज़ आई है ये सही डायरेक्शन में है। मे बी क्वांटम 0.7 to 1% थोड़ा छोटा है, बट डायरेक्शन बिल्कुल सही है, और इसलिए स्टॉक मार्केट इसे सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए देखिए किस तरह का मूव आ रहा है। तो एक्चुअली मेरा फॉलोअप यही था, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? क्या वो बिरला ओपस से आई हुई कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी अब स्टेबलाइज हो रही है? शायद ये हो रही होगी, तभी इस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इन सबका। एग्जैक्टली, शायद ये हो रही होगी। इसी वजह से कंपनीज ने 12 से 15 महीनों में पहली बार अपना प्राइस बढ़ाया है। ये दो रीजन, क्योंकि इनपुट कॉस्ट ऐसा तो नहीं कि सारे इनपुट कॉस्ट एक साथ बढ़ गए हैं। हम देखें तो वैम और TO2 के प्राइसेस अभी नीचे ही है, तो उसके बावजूद अगर 1-1.5% का हाइक आया है, तो इन्होंने भाप लिया है कि भाई ये कर सकते हैं, इतना करेंगे और आगे जाके भी ये करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि
टिपिकली कंपनीज क्या करते हैं, सोचते हैं कि फेस्टिव सीजन निकल जाए उसके बाद थोड़ा बढ़ाते हैं। इन्होंने फेस्टिव सीजन के पहले ही बढ़ा दिया, बारिशों के पहले ही बढ़ा दिया, मतलब उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। गौरांग सर, थैंक यू मालू। गौरांग सर, क्या ये वाकई बढ़िया स्टेप, और लीडर ने फाइनली एक प्राइस हाइक अनाउंस करी। अब एक ने बर्जर पेंट्स फॉलो कर चुका है, पूरा इंडस्ट्री वाइड सभी करेंगे, ये बट ऑब्वियस सा लगने लगा है। आप कैसे रीड कर रहे हो? बढ़िया पेडिग्री की कंपनी, एक न्यू फाउंड कंपटीशन के चलते ठंडा पड़ गया स्टॉक, मेरे ख्याल से 3,500 वाला इस समय भी 3,000 के ऑड लेवल्स के आसपास ही खड़ा हुआ होगा। आप किसी पेंट स्टॉक में इस डेवलपमेंट के बीच में खरीदारी करने की अब हिम्मत जुटाओगे? मन करेगा आपका या नहीं? पहले तो मंगलम मालू जी चले गए क्या स्टूडियो में से, या है अभी? बोलो तो आप रोक देता, लेकिन चले गए अभी। मैंने थैंक यू कर दिया, मुझे लगा बेचारे खड़े रहेंगे। नहीं, मैं उनकी सराहना करने चाहूंगा। मैंने इनकी गुजराती भी सुनी है, 10 साल हुए थे सीएनबीसी बाजार के, तो ये मौजूद थे वहां पर जब उत्साह मनाया जा रहा था 10 साल का। 10 साल वाला, हाँ। बोल रहे थे, अच्छी गुजराती बोल लेते, मेरे ख्याल से जल्द एंकरिंग भी करेंगे, और हिंदी भी बहुत इनकी अच्छी है। और जहां तक आपका प्रश्न का सवाल है, तो एशियन पेंट्स 3,300 के लक्ष्य है। उसी तरीके से बर्जर पेंट्स और कांसाई नैरोलैक, ये बाकी अन्य कंपनियां हैं जिस पर खरीदारी की राय है, और ग्रासिम पर भी खरीदारी की राय है। जैसे हमें पता है ग्रासिम ने अभी अभी अपने नक्शे कदम पेंट इंडस्ट्री में रखे हैं। ओपस नाम का पेंट ब्रांड इन्होंने बाजार में लॉन्च किया है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि जो भी विस्तार योजना है एशियन पेंट के पास से, क्योंकि ये पिट भी गया था, आशीष आपको याद होगा, जब ग्रासिम और ओपुस की बात आई थी, बहुत बड़ी मात्रा में बड़ी क्षमता में लॉन्च हो रहा था, 2800 के नीचे पहुंच गया था। तब भी हम हमारी चैनल पर थे, सीएनबीसी आवाज पर खरीदारी की राय दी थी। आज जब 3,000 के पास चल रहा है एशियन पेंट्स, तो 3,300 के लक्ष्य। ग्रासिम आपकी स्क्रीन पे, और हालांकि चर्चा एशियन पेंट्स से शुरू हुई थी, ये एशियन पेंट्स अब डेरिवेटिव्स में टॉप गेनर है विद द गेन ऑफ 3.44%। और एक और चीज़, एशियन पेंट्स 19 जन 2024 यानी ऑलमोस्ट एक 6 महीने के अंतराल के बाद आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आया है। मानस आपने ये पिक किया था, तो आपसे एक बात ये भी करनी ज़रूरी है, जिसकी मान लीजिए डिलीवरी है, डिलीवरी पे जो काम करता है, मान लीजिए डिलीवरी उसकी CY23 के लास्ट के जोन की थी, और करीब करीब 3500, 3400, 3600 की जोन की डिलीवरी है। एक चंक एडिशन क्या एशियन पेंट्स पे बनता है क्या यहाँ पे, सिंस इट्स नाउ क्रॉसिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? बिल्कुल बनता है। देखिए, काफी समय के बाद 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो रहे हैं। मेरा समझना है कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी रिवर्सल है। पॉसिबिलिटी है कि आप 3250 तक के स्तर पोजिशनल बेसिस पे शायद आने वाले 1 से 2 मंथ के लिए में देख सकते हैं। तो अगर आपने हाई लेवल पे लिया है तो यहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं। ध्यान रखिए 2890 का आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। 2890 का स्टॉप लॉस यहाँ पे। मैं याद रखिएगा किसी ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी डिलीवरी काफ़ी ऊपर लेवल्स की है, तो आज टेक्निकल इंडिकेटर्स और शॉर्ट टर्म एवरेजेस और मीडियम टर्म एवरेजेस, लॉन्ग टर्म एवरेजेस ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एक अच्छी, अगर आप देखें, बॉटम फॉर्मेशन एक्सरसाइज ने की है। सिंस इट्स ओनली वेडनेसडे, बट मैं एक बात बताता हूँ आपको, यहाँ पे बड़ी रोचक है, क्योंकि आशीष ने मुद्दा छेड़ा है। ऑन वीकली चार्ट्स ये वीक की कैंडल जो है, जिसको अभी 2 दिन और लगेंगे फॉर्म होने में, बट ये प्राइस एग्जैक्टली लास्ट 2 ड्यू एवरेजेस ऑन वीकली चार्ट 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टच करते हुए। इसीलिए ये प्रश्न मुझे था, मैं मानस से पूछ रहा था। बहरहाल इस वक्त 1-2 स्टॉक्स और लेके आइए जो कि अच्छा कर रहे हैं। हम रहेंगे इसी बास्केट में, थोड़ा सा FMCG बास्केट। एक बार लेके आइए आप, मैं देख रहा था स्क्रीन पे अभी जुबिलेंट फूड को 579.80। सोनी जी आपका टेक इस पे। ये ऑलमोस्ट अपने उस सब दिसंबर 2023 के स्विंग हाई को काटने की तैयारी करता हुआ, मैं इसके ऑप्शन स्टैट्स को देख रहा था, बहुत स्ट्रांगली पॉइज्ड है मैम। इवन 580 की कॉल में बहुत स्ट्रांग आई है। डायरेक्टर साहब प्लीज़ जरा 580 की कॉल लेके आइए। इसने लंबा सफ़र तय किया है सोनी जी, लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स के बाद से इसमें मोमेंटम शुरू हुआ। 580 के ऊपर जुबिलेंट का जो टेक्निकल सेटअप है वो क्या कह रहा है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? वीरेंद्र जी, यहाँ पे जुबिलेंट फूड काफी स्ट्रांग लग रहा है आज। मेरा भी एक एक रेकमेंडेशन है जुबिलेंट फूड में, और मुझे लगता है कि करंट लेवल से देखेंगे तो 600-610 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सपोर्ट जो है अभी 565-568 के रेंज में काफी स्ट्रांग है। सो करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। 565 स्टॉप लॉस के साथ
यहाँ पे टारगेट आपका 600-610 बैठेगा। ऑल्टरनेटिवली 600 कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि करीबन अभी 8.5 पे चल रहा है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 4 रुपए का, टारगेट है 12 से 14, और ये जुलाई सीरीज में मुझे लगता है ये 600 लेवल को क्रॉस कर जाएगा और काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस भी यहाँ पे बन रहे हैं। वाकई अच्छा करता हुआ। डे हाई पे बात करते करते अगर आप देखें तो यहाँ पे जुबिलेंट फूड वर्क्स में रीड कर रहा था कि इस वक्त मतलब एट द मोमेंट आई मीन 2-2:30 बजे के जो ट्रेड्स हैं वो कौन कौन से हैं, और इस चैनल पे जो जो ट्रेड्स बहुत अच्छे चले उसमें अगर मैं एक स्टॉक और लेके आऊँ, और वो राजेश सतपुते जी की कॉल थी और बहुत अच्छी जगह से उन्होंने ऑप्ट जगह पे पकड़ा था। एक बार लेके आइए आप सिंजन को। राजेश जी, ये ऑलमोस्ट अक्टूबर 2023 से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल सर बहुत अच्छी तरीके से बाइसेक्ट होती हुई, ये जिस वक्त मैं इस स्ट्रेट के बारे में बात कर रहा हूँ 741 प्राइस है सर, इंट्राडे में ब्रेकआउट है और डेली चार्ट से ब्रेकआउट है। कैसे रीड कर रहे हैं आप इसको? वीरेंद्र जी देखिए, एक बेहतरीन चार्ट है और देखिए इसमें जिस तरह से वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है आप अगर देखें, लेकिन जो ब्रेकआउट है हमने जो देखा था 730 732 का क्लस्टर, और हमने तभी यही कहा था कि अगर इस क्लस्टर के ऊपर सस्टेन करता है या इनफैक्ट डिप देके भी वो रिकवर होता है तो इस क्लस्टर का इंपॉर्टेंस था, और एग्जैक्टली इसी क्लस्टर के ऊपर ये बाय बनता है। तो विनय देखिए इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 755 टू 760 का है, तो बाय साइड का ही ट्रेड होगा। 730 732 ये ब्रेकआउट था, तो स्टॉप लॉस होगा हमारा 724 का। ओके, यहाँ पे हो गया सिंजन अच्छा करता हुआ। और अगर मैं कुछ देर के लिए फार्मा से एक बार फिर से निकल के एफएमसीजी बास्केट पे आऊँ, आई मीन मेरे स्क्रीन पे इस वक्त इतने बेहतरीन ट्रेड्स अपीयर हो रहे हैं, और आई थिंक ये ट्रेड के लिए मैं जाऊँगा प्रकाश सर के पास, और ये आवाज़ से पिछले 3-4 दिन से ट्रेड रहा है। एक बार आप बाटा का ओआई एडिशंस लेके आइए प्लीज़ स्क्रीन पे। इट्स ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो अर्ली पार्ट ऑफ द सीरीज, अभी हम शुरुआती अगर आप देखें कुछ दिनों में हैं, बट प्रकाश सर जरा बाटा को देखिए सर, आज की लोअर शेडो कितना कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करती है। आज की लोअर शेडो का और या फिर आज का लो जो है सर वो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। आप शॉर्ट कवरिंग देखिए किस पैमाने की है, 5 लाख शेयर रिड्यूस हुए हैं सर यहाँ पर। आपका टेक क्या है? इसमें स्ट्रेंथ है बाटा में, ये 3 लोअर शेडो है फिर 5 दिनों में, परसों भी था, उसके 3 दिन पहले भी था, आज भी लोअर शेडो, इसमें स्ट्रेंथ है। ट्रेड करा है 1543 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 1520, 23 रुपए का जरूरी है, इससे कम नहीं चलेगा। टारगेट 1600 के नजर, वक्त दीजिए 1600 चला जाएगा, हो सकता है कल चला जाएगा परसों चला जाएगा। ये आइडियल कैंडिडेट है बीटीएसटी के लिए बाटा। बाय एशियन पेंट बढ़िया, अब तो 3.5% मजबूत। पिछले कुछ मिनट शो की शुरुआत से अब तक 1% का और उछाल, ये देखिए 2.5% के आसपास शो की शुरुआत हुई थी, अब 3.5% मजबूती के साथ एशियन पेंट्स इस समय कामकाज करता हुआ। खैर आइए जरा अब महिंद्रा पे वापस चर्चा करी जाए, और यतिन इस समय स्टूडियोज में बातचीत के लिए जुड़े हैं। कुछ क्लैरिफिकेशन आया है महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से, सफाई आई है, जो चुनिंदा वेरिएंट्स पे डिस्काउंट्स ऑफर या दाम घटाने की बात है उससे रिलेटेड क्या कह रहे हैं ये लोग? तो देखिए सबसे पहले जो निफ्टी का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है, वहाँ आपने 6% का करेक्शन देखा है। 6% का करेक्शन इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने 10% का करेक्शन लिया अपने टॉप सेलिंग मॉडल XUV 700 के लिए। आशीष की हंसी बता रही है कि दाम घटे हैं तो क्या वो XUV 500 बेच के XUV 700 खरीद ले, क्योंकि 2 लाख रुपए का डिस्काउंट जो रखा गया है। लिंक की शुरुआत से तो मुस्कुराहट थी, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ सोच के बैठे हुए, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। और हमारे पैनल के लिए, गाबा सर के लिए भी खास ये मैसेज है कि हमारे वीरू के पास है महिंद्रा की स्कॉर्पियो और आशीष के पास है महिंद्रा की XUV 500, और दोनों गाड़ियां हो चुकी है पुरानी, और नई गाड़ी जो XUV 700 है वो बुकिंग कराएंगे, अभी तत्काल बुकिंग कराएंगे तो 2 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। वाह, और बच्चे वो क्योंकि आप जर्नलिस्ट कहां से आएंगे? जर्नलिस्ट है और मैं बात भी कर लूंगा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और जगह किधर आएगी? और गाबा जी के पास थार है, उतनी है। मेरे पास जो जगह थार की है उतनी है, ज्यादा मैंने सोचा कि और बड़ी गाड़ी लेता हूँ, जो मापकर आया तो नहीं लगेगी। गाड़ी कितनी पसंद है, पार्किंग नहीं है तो नहीं है। बट यू नो ये जो प्राइस कट हुआ है ना, आपने बात छेड़ दी, सब बटन कर रहे हैं। वीरू कुछ कहना चाहते हैं? मैं यतिन आपसे एक बात पूछ रहा था, क्योंकि 15 अगस्त को थार 5 डोर का लॉन्च है, ये सडनली जो 2 दिन में चीजें हुई, क्या
मतलब मैं जस्ट आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ, क्या उसकी प्राइसिंग और एग्रेसिव प्राइसिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा? अब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए जो रिलीज आई है ना वीरू XUV 700 के रिलेटेड, क्योंकि शेयर गिर गया तो कंपनी ने क्लैरिफाई किया कि ये बिजनेस स्ट्रेटेजी का पार्ट है। हमको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनका जो पोर्टफोलियो है वो पेट्रोल डीजल तो है ही, लेकिन उनकी ज़्यादा कारें इलेक्ट्रिक हैं, हाइब्रिड पे इनका जोर नहीं है। और मारुति का पोर्टफोलियो देखें तो वो हाइब्रिड है। अभी हुआ क्या है कि यूपी सरकार ने जो रियायत दी है वो हाइब्रिड कार्स के लिए दी है, CNG कार्स के लिए वेस्ट बंगाल ने रियायत दी है। जो एग्जिस्टिंग कार्स हैं वो तो एंजॉय कर ही रही हैं इलेक्ट्रिक की थोड़ी बहुत रियायत, या जो हम कहें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट। लेकिन XUV 700 का जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि 2 लाख रुपए से दाम घटाएं, वो टॉप 2 वेरिएंट्स पे ही घटाए हैं। तो ऐसा नहीं कि एंट्री लेवल के मॉडल पे किया है इन्होंने काम। दूसरा के बुकिंग्स और इन्वेंट्री को लेके भी मीडिया में स्पेकुलेशन था कि डिमांड क्या स्लो होगी, इसके लिए प्राइस कट हुआ, क्या इन्वेंट्री बढ़ गई इसके लिए प्राइस कट हुआ। तो M&M का एक क्लियर मैसेज आया है एक्सचेंजेस को कि XUV 700 की डिमांड जो है कंटिन्यूज टू बी रोबस्ट, यानी डिमांड काफी शानदार है। जून की बुकिंग्स 23% ज्यादा थी मई के महीने के मुकाबले, तो जून का जो बुकिंग फिगर है वो काफी शानदार है। 23% ग्रोथ काफी शानदार माना जाएगा, और कोई प्रकार की अनसोल्ड इन्वेंट्री या इन्वेंट्री बिल्डअप को लेकर कंसर्न्स नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ऑब्वियसली डेज लो तो थोड़ा बहुत स्टॉक में मोमेंटम आपने देखा है, लेकिन क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी इतना अच्छे से रनअप हो चुका है, अगर हम बात करें तो ये अपने सबसे हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आज आई है। लेकिन जो मैनेजमेंट के बयान है वो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि डिमांड में कोई कमी नहीं है। ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है, कॉम्पिटिटिवनेस और मार्केट शेयर को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये दाम कट किए गए टॉप 2 के वेरिएंट्स पे। ये तो खैर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी या डीलर लेवल पे पाइल अप वो रीज़न नहीं है जो हम ये डिस्काउंट्स या प्राइस कट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन कल CNBC आवाज़ पे इसी मुद्दे पर, क्योंकि डीलर लेवल इन्वेंट्री पाइल अप होती ही चली जा रही है, हमारी चर्चा हुई थी फाडा के चेयरमैन वेंकेश गुलाटी से। वो चर्चा के कुछ अंश सुनिएगा और उसके बाद देखिए किस तरह से वो अपडेट्स आए, टाटा मोटर्स की तरफ से आए, उसके SUV पोर्टफोलियो के प्राइस कट्स के और डिस्काउंट्स ऑफरिंग के, महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से अपडेट्स आए। मैं चाहता हूं एक बार आप वो फाडा का इंटरेक्शन, उसके स्निपेट सुनिए। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो शायद 10 लाख से नीचे की गाड़ियों की वॉल्यूम्स में हमारी इन्वेंट्री ज्यादा होगी, लेकिन जब आप वैल्यू में बात करते हैं तो मानी ही बात है, महंगी गाड़ी एक खड़ी हो और सस्ती गाड़ी 2 खड़ी हो लगभग बराबर होती। तो वैल्यू वाइज जो हमारी महंगी गाड़ियां हैं उसकी इन्वेंट्री बढ़ गई है। अभी कल पता लगा मारुति बैंकों से बात कर रही है कि जो 60 डेज की फाइनेंस की साइकिल होती है उसे 90 डेज कर दे। मतलब जो आज हम 70 दिन के स्टॉक में बैठे हैं, इसका मतलब है कि OEMs चाहते हैं हम 90 दिन पे बैठे। ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। ये जो 3-4 महीने का जो पीरियड अभी आ रहा है, ये थोड़ा सा मार्केट में डाउन है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे अभी इलेक्शन हुआ है, गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस अभी तक क्लियर नहीं है, बजट आने वाला है, ये सब चीजें कमर्शियल व्हीकल को हेल्प करेंगी। बारिशें थोड़ी, मानसून इस बार अच्छा है, उसका भी इफेक्ट आने में 2-3 महीना लगता है। कंपनी की स्कीम्स आती है जो हर पहली तारीख दूसरी तारीख में मार्केट में अनाउंस हो जाती है कस्टमर को। वो सब कस्टमर को पता है, चाहे उसने मारुति खरीदनी है, टोयोटा खरीदनी, महिंद्रा खरीदनी, टाटा खरीदनी हो, कि ये स्कीम्स है। फिर डीलर के अपने ऊपर होता है कि जिस हिसाब से जो स्टॉक्स उसके पास फंसा हो, कितने दिन का एजिंग है, कौन सा मॉडल, कौन सा कलर ज्यादा फंसा है, फिर वो अपना डिस्काउंट देता है। मुझे लगता है कि अगर कंपनियां प्रोडक्शन अपना किसी तरीके से संभालें, चाहे अपना जो एनुअल क्लोजर है वो इस समय ले लें, या वो प्रोडक्ट बनाए जो प्रोडक्ट की डिमांड है, नॉट कि अपने जो उनकी लाइंस बना पाती हैं, तो वो हेल्प करेगा मार्केट में। ये देखिए, ये है फाडा के प्रेसिडेंट साहब के कल CNBC आवाज की इंटरेक्शन के बयान। महंगी गाड़ियों की इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है, 70 दिन के स्टॉक से अब 90 दिन के स्टॉक की बात करी जा रही है। सिचुएशन अच्छी नहीं है। 3-4 महीने का सामने स्लैक पीरियड खड़ा हुआ है और वहां महिंद्रा एंड महिंद्रा कह रही है कि हमने अनसोल्ड इन्वेंट्री के कंसर्न्स के चलते प्राइस कट्स नहीं लिए। पर डिग डीपर कंसर्न्स तो हैं जो अब धीरे धीरे करके क्रॉस द बोर्ड नजर आ रहे हैं।
वीरू, इसी की चर्चा अपन आज सुबह शो में कर रहे थे 7 बजे, तो सोचा क्यों ना उसके स्निपेट्स दिखाए जाएं, फाडा प्रेसिडेंट के कंसर्न्स हाईलाइट किए जाएं। बिल्कुल। और ये सर का जो शोरूम है ना, यहीं पे फरीदाबाद में है, वेंकटेश गुलाटी जी का, तो मैं तो जानता हूँ इन्हें बहुत अच्छी तरीके से। तो ये जो वास्तविक स्थिति है ना, वो बिल्कुल बता देते हैं। और बताऊँ आशीष, आप तो सिर्फ आप और बाजार जो है ना, रिएक्शन आज की खबर पे दे रहा है। टेक्निकली बड़े मॉडल्स को, ऊपर के मॉडल्स को बेचने की जो कवायद थी एट लोअर प्राइस, वो पहले ही शुरू हो गई थी। AX5 जो XUV 700 है ना, उसका वर्जन काफ़ी एक्सपेंसिव था, वो प्रीमियम कैटेगरी गाड़ी थी, उसको इन्होंने कर दिया सेलेक्ट करके, नीचे ले आए। कम फीचर्स करो, सस्ते में ले लो। स्कॉर्पियो एन Z8 टॉप मॉडल था, उसको इन्होंने क्या किया, Z1 सेलेक्ट कर दिया, कुछ फीचर्स हटा दिए और टॉप मॉडल को नीचे के प्राइस पे ले आए। तो कवायद जो थी वो पहले से शुरू हो चुकी थी। अब स्टेट अवे अगर आप देखिए, सीधे सीधे प्राइस कट लिया इन्होंने अभी लिया, लेकिन कवायद पहले से शुरू हो चुकी थी। खैर, अभी काम करते हैं, चंदन थापड़िया को इस कार्यक्रम में जोड़ते हैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए। रिकवरी अच्छी है, नाउ वी आर गेटिंग टू 4300। चंदन, गुड आफ्टरनून। चंदन, आज सेटअप इंडेक्स का बिगड़ा है, नो डाउट अबाउट दैट, और स्क्रीन पे विजिबल है। M&M के, रिलायंस के प्रेशर को बाजार हैंडल नहीं कर पा रहा है, IT के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा है। आपका टेक हल्का सा इंडेक्स पे, देन आपका स्टॉक का कॉल। नमस्कार वीरू, आशीष जी। देखिए, बाजार आज ऊपर के लेवल से थोड़ा सा हल्का हुआ है, बट ओवरऑल आप देखोगे कि 24,000 के बेस मार्केट में बन रहे हैं। आज के दिन ऊपर के लेवल से गिरावट बनी, 24,450 से लेके 24,150 तक का डिक्लाइन हुआ, बट नीचे के लेवल से वापस खरीदारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं बाजार में इतने बड़े तेजी के बाद थोड़ा सा मोमेंटम पोज ले रहा है, बट बाय ऑन डिक्लाइन कंटिन्यू है। तो सलाह यही रहेगी कि बायस पॉजिटिव रहे, बट पोजीशन साइजिंग थोड़ा कम करे। तो मेरा ये मानना है कि 24,000 को एक मेजर सपोर्ट बनाए, जिनके पास पोजीशन है या जो लेना चाहते हैं वो 24,000 को सपोर्ट रखे। हालांकि हमारा ओवरऑल हायर साइड का टारगेट 24,750 प्लस है, बट पोजीशन साइजिंग कम रखना चाहिए, क्योंकि बाजार अब डेली चार्ट में मैकेनिकल इंडिकेटर में नेगेटिव डाइवर्जेंस देने के लिए तैयार हो जाएगा। और दूसरा फैक्ट वीरू ये है कि एफआईएस का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो 2-4 दिन पहले 88% के आसपास आ चुका है, और पिछले लगभग 2.5-3 सालों से रेशियो काफी अच्छा काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाजार में बड़ा करेक्शन आएगा, बट उसका मतलब है शायद उस डेटा के चलते बाजार थोड़ा सा हिकअप ले। तो 24,000 को बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पे बना के अपनी पोजीशन को रखे, और सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक होके जाए, ज्यादा ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखे। पोजीशन साइजिंग है अब इस लेवल पे थोड़ा कम कर दे। वर्ड्स ऑफ विजडम और कॉशन का तड़का चंदन की बातों में। चंदन, मैंने मिस कर दिया, आपने कोई स्टॉक हाईलाइट करा इस समय? आपके रडार पे कौन सा स्टॉक है? बिल्कुल, स्टॉक वाइज आशीष जी बात करें तो थोड़ा सा मैं अब सिलेक्टिव काउंटर पे जाऊंगा, जहां पे स्ट्रेंथ भी है और मोमेंटम भी बरकरार है। तो यहाँ पे मैं गोदरेज सीपी पे फोकस करूंगा। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट काफी अच्छा सेटअप देखने को मिला है। डेली और वीकली चार्ट में एक ब्रेकआउट है, और मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि लगभग 25 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये काउंटर 1440 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंसोलिडेशन जो हुआ है, इसका ब्रेकआउट नया मोमेंटम यहाँ पे लेके आएगा। 1410 के आसपास के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह देंगे। ऊपर में लगभग 1510 तक के टारगेट आपको गोदरेज सीपी में देखने को मिलेंगे। तो गोदरेज सीपी यहाँ पे एक प्रिफर्ड पिक रहेगा। उसके अलावा मेरा मानना है कि सिलेक्टिव पावर फाइनेंस कंपनीज यहाँ पे कंटिन्यूसली परफॉर्म करेगी, तो आरईसी लिमिटेड पे भी लगातार फोकस करना चाहिए। यदि किसी को ज्यादा रिस्क नहीं लेता है, थोड़ा सा फ्रीज हुआ है फ्रेम, रिज्यूम होगा तो सुन लेंगे पूरी बात। लेकिन गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज सीपी प्रिफर्ड पिक चंदन का, और यही पिक 40 मिनट पहले गाबा सर ने भी मेंशन करा था। गोदरेज सीपी आज सुबह भी मेंशन था, आज फिर रडार पे आया, और चंदन भी उस पर पिक दे रहे हैं 1510 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन करिएगा। अच्छा, एक काम करा जाए, 4 का चौके का टीजर पहले दे देता हूं, उसके बाद लक्ष्मण के पास चलेंगे। नीचे एक्सक्लूसिव आनी शुरू हुई है बजट रिलेटेड, और लक्ष्मण रेडी भी हैं। तैयार रखिएगा भाई। सस्ता ऑप्शन के लिए मानस आपके पास आएंगे, एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सतपुते साहब एक स्टॉक आप आइडेंटिफाई करो प्लीज। चार्ट का चमत्कार सोनी मैम, कोई टेक्निकली साउंड स्टॉक जो आपको दिख रहा हो। और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग सर, एक बढ़िया, आपने पहले तो पिक दे ही दिया है, एक फंडा आइडिया भी मिड कैप स्पेस में जरा प्लीज रेडी रखिएगा। जाइए भाई, लक्ष्मण के पास चला जाए। अब बजट आने में चंद दिन बचे, 7
8वां ट्रेडिंग सेशन बजट का दिन। हम एक से एक बढ़कर एक्सक्लूसिव खबरें आपके सामने पेश कर रहे हैं। कल की बात थी, लक्ष्मण आपको हाईलाइट कर रहे थे कैसे इंफ्रा पे, खास तौर पे रोड कंस्ट्रक्शन पे अच्छा खासा तूल देने की तैयारी। आज सुबह लक्ष्मण ने आपको रेलवे रिलेटेड बढ़िया से अपडेट्स दिए और अब शायद फ्लैशेस देख के लग रहा है मुझे बारी है डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स की। लक्ष्मण, सही पकड़ा क्या मैंने? और क्या अपडेट्स हैं हमारे पास? क्या कर सकती हैं निर्मला ताई 23 जुलाई के उस बजट स्पीच में? बिल्कुल, आप गलत कभी पकड़ते ही नहीं, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। और खबर जो है वो डिफेंस सेक्टर को लेकर के है। और डिफेंस सेक्टर पिछले मुझे लगता है कि कुछ बजट से हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। और डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें इस सरकार का फोकस भी रहा है और यही फोकस आगे भी जारी रहेगा। जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने की तरफ सरकार और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी और इस तरफ आपको कुछ ऐलान होता हुआ बजट में देखने को मिलेगा। सरकार ने कारोबारी साल 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए तक के डिफेंस प्रोडक्शन, घरेलू डिफेंस प्रोडक्शन करने का लक्ष्य रखा है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार आपको डिफेंस में जो घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है उस पैसे के लिए आवंटन यहाँ पे बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, सरकार ने एक्सपोर्ट का भी एक अच्छा खासा टारगेट रखा है। कारोबारी साल 29 तक 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट किए जा सके, इस पर सरकार का फोकस है। तो इसके लिए जब आप एक्सपोर्ट इतना टारगेट रखते हैं तो एक अनुमान के मुताबिक आपको कम से कम 20 से 25% कैपिटल एक्विजिशन बजट में बढ़ोतरी करनी पड़ती। अभी ये बढ़ोतरी 9% के आसपास थी। तो चूंकि ये टारगेट आपने रख लिया है तो जाहिर तौर पे कैपिटल एक्विजिशन जो आवंटन होता है, बजट होता है, उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। इन सब के अलावा सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग कैसे किया जाए, इस पर सरकार का जोर रहने वाला है। सीमा पर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जाए, इस पर सरकार का जोर रहने वाला, खासतौर से पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर। तो ये सारी चीज़ें आप बजट में देखेंगे। और बजट में अब तक सरकार ने 5 लिस्ट जारी कर दी है घरेलू उत्पादन करने वाले इक्विपमेंट की। उस लिस्ट के तहत उत्पादन को और तेज बढ़ावा दिया जाए, ये भी सरकार की एक रणनीति का अहम हिस्सा होगा। तो बजट में डिफेंस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा जब वित्त मंत्री ऐलान करें, स्पीच दें। और बजट में जब एलोकेशन होता है, फंड एलोकेशन, उसमें बजट सेगमेंट पर आप खास ध्यान दीजिएगा, उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। आत्मनिर्भरता की तरफ, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को फिर से और तूल देने के और फैसले और ऐलान। और इन्हीं फैसलों के चलते आपने देखा था कैसे डोमेस्टिक कंपनीज को बड़े बड़े ऑर्डर्स डोल आउट हुए। स्वेलिंग ऑर्डर बुक सारी इंडियन डिफेंस कंपनीज की, और उसके बढ़िया एग्जीक्यूशन अब पिकअप होता हुआ ये बजट और एग्रेसिव होगा उसी स्पेस में। और बढ़िया शायद फिर मतलब हमारी घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर्स डोल आउट होने की तैयारी, आउटले बढ़िया होता हुआ नजर आएगा। गौरांग सर, कोई जहन में बहुत चली ही स्पेस है किसी एक आध स्टॉक में? अभी भी कम वैल्यूएशन के फ्रंट पे तो नहीं कहूंगा क्योंकि डिस्काउंटिंग तो बहुत एग्रेसिव हो रही है सारे डिफेंस स्टॉक्स की, पर फिर भी हाव भाव देख के, खबरों का तांता जो लग रहा है उन सबको देखते हुए, कोई एक आध स्टॉक जो आज भी कंफर्ट में है, कोई ऐसा क्या? तो आशीष, मैंने कुछ महीनों पहले डिफेंस क्षेत्र में 5 पांडव ढूंढे थे और वो 5 पांडव ये सिर्फ जो रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई नीतियों में बदलाव जो पिछले 4 साल से हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए, मौजूदा परिस्थिति में जो ऑर्डर बुक है वो, और बजट में जो आवंटन अगर होता है जैसे अभी लक्ष्मण जी बता रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, निर्माण कार्य और भारतीय रेल, इन 4 पर ज्यादा जोर जाए। तो वो जो 5 पांडव का मैं जिक्र कर रहा था रक्षा क्षेत्र के, ये सुझाव नहीं है, खाली एक सोच विचार है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मजगांव डॉक्स, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनामिक्स और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये 5 पांडव मैंने ढूंढे हैं रक्षा क्षेत्र। 5 पांडव, और ये आज भी हम ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में लोकेशन देके लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं क्योंकि डिफेंस लॉन्ग जेस्टेशन वाला है। गौरांग सर, सब में आज पैसा डाल लूं, बहुत लंबी अवधि के लिहाज से चलेगा, है ना? मैं ये बोल रहा हूं कि इनकी जो ऑर्डर बुक है आशीष, वो 3-6 महीने नहीं, आने वाले 3 साल 5 साल, और अगर सकारात्मक रूप से एक्सपोर्ट्स हो गया इसमें, जो कि हो रहा है धीरे धीरे करके, तो एक मेरे ख्याल से मल्टी ईयर ग्रोथ स्टोरी होगी रक्षा क्षेत्र की। तो ये 5 पांडव जो हैं गौरांग सर के,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मजगांव डॉक, कोचीन शिपयार्ड, भारत डायनेमिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। रखिए भाई इन खास तौर पे 5 स्टॉक्स को अपने रडार पे। अब चला जाए वो 4 का चौके का अनफिनिश बिजनेस कंप्लीट करने के लिए। एक्सपर्ट्स को बता तो दिया था किसके पास जा रहे हैं हम लोग, किस किस पिक के लिए। अब चलने की बारी। सस्ता ऑप्शन के लिए मानस को प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा, स्टिंग भी प्ले आउट करिएगा। मानस, इस समय का सस्ता ऑप्शन आइडिया। तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए ग्लेनमार्क के 1400 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। ग्लेनमार्क का 1400 का कॉल ऑप्शन 33-34 रुपए में ट्रेड हो रहा है। उस ऑप्शन में 24 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे और 55 रुपीज के टारगेट सेट करेंगे। ओके, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन ग्लेनमार्क फार्मा का कॉल। अभी अभी याद रखिएगा डिफेंस स्टॉक्स में अच्छा मूव आ रहा है। हम बात करेंगे इस पे कुछ देर में। राजेश सतपथी जी के पास चलते हैं फिर सुपरस्टार पिक करने के लिए। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी आपने बिल्कुल सही कहा, डिफेंस पे ही फोकस रहेगा। तो 2 काउंटर्स रडार पे है, बीएल एंड लार्सन। लेकिन स्विंग ट्रेड अगर इस लेवल पे लेना है तो मैं बीएल में लूंगा। मुझे लगता है बीएल 330 से 333 ये एक अच्छा सपोर्ट है एज फार एज द स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स आर कंसर्न। तो हमें लॉन्ग करना है एट ए लेवल ऑफ 333 इन फ्यूचर। हमारा स्टॉप लॉस होगा वीरेंद्र जी 330 का, और ये जो स्विंग मिलेगा वो 340-342 तक मिलेगा। तो बीएल इज अ बाय। वाह, बीईएल लीजिए। डिफेंस स्टॉक की अभी चर्चा हो ही रही थी। सतपथी साहब कह रहे हैं बीईएल में एक स्विंग ट्रेड के लिए 330 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करी जा सकती है। चार्ट का चमत्कार, और सोनी जी को रखिए स्क्रीन पे। सोनी जी, कौन सी है चार्ट का चमत्कार पिक आज की? आशीष जी, यहाँ पे चार्ट का चमत्कार में LIC हाउसिंग फाइनेंस को रेकमेंड करना चाहूंगी। फ्यूचर्स में खरीदारी कर सकते हैं करंट लेवल पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 768 का रहेगा। टारगेट है 810 से 820 के रेंज में एक टारगेट बनेगा। अपने 20 EMA से बाउंस करते हुए नजर आ रहा है। हायर साइड में कॉल में ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड भी हो रहे हैं। सो दोबारा वो जो एक क्रॉस किया था 800 लेवल, वहां से प्रॉफिट बुकिंग दिखा था, वो लेवल को दोबारा क्रॉस करते हुए अभी नजर आ रहा है। सो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इनफैक्ट 820 के ऊपर सस्टेन करता है तो सीरीज में मुझे लगता है 840 850 के रेंज को भी एक बार टेस्ट कर सकता है। बट टारगेट्स के अनुसार 810 820 के लिए भी रखें। जी हम ये सारे ट्रेड्स जो पिक किए हमारे पैनल ने वाकई स्क्रीन पे मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस में पिछले 15 मिनट से वॉच कर रहा था। सोनी जी बहुत अच्छी स्पॉटिंग है आपकी, और डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ 810 और रिक्वायर्ड रेस्ट जिसे कहते हैं ना, आई मीन ये ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में नहीं था, रेस्ट लिया और वहाँ से शूट अप होता हुआ। बहुत अच्छी जगह स्पॉटिंग है। मिड कैप फंडा गौरांग जी का ट्रेड आएगा। गौरांग जी क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप फंडा में आज? छोटी मझोली बैंक है CUB, सिटी यूनियन बैंक वीरेंद्र। इसका चयन किया है हमने बुनियादी दर के आधार पर, और लक्ष्यांक के रूप में करीबन 185 को से लेकर के 190 तक के लक्ष्यांक अनुमानित निर्धारित किए, जो आने वाली तिमाही नतीजे हम देखेंगे उसके आधार पर। सिटी यूनियन बैंक। चलिए क्विकली रैप अप कर देता हूं 4 का चौका। मानस सस्ता ऑप्शन के तौर पे ग्लेनमार्क 1400 का कॉल खरीदने की बात कर रहे हैं। 33-34 के जोन्स पे लिया हुआ, 35 पे खड़ा है, 24 का स्टॉप है, 55 के लक्ष्य हैं। सतपथी साहब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे दाव लगाने की बात कर रहे हैं। एक बढ़िया स्ट्रिंग ट्रेड हो सकता है। 333 पे लिया अपन ने, 334 पे है, 330 का स्टॉप है, 340 342 के लक्ष्य को अप्रोच करेंगे। चार्ट का चमत्कार में सोनी जी कह रही हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस, इस पे दाव लगाया जा सकता है। 779 778 के जोन्स पे आया था स्क्रीन पे, 782 पे खड़ा हुआ है, 768 का स्टॉप है, 810 820 तक के लक्ष्य। और गौरांग कह रहे हैं मिड कैप फंडा के तौर पे सिटी यूनियन बैंक 185 190 के लक्ष्य। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन लेवल्स पे गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके। एक काम करा जाए, अभी तो और भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक डिस्कस करने। हाँ, लोअर लेवल से कुछ रिकवरी जरूर बढ़िया सी प्ले आउट होती हुई। आधे % के दबाव के साथ अब निफ्टी कामकाज कर रहा है। वो निफ्टी जो एक समय 1.25% की कमजोरी थी, आज 290 अंक के दबाव तक हमने निफ्टी पे आता हुआ देखा था, और अब 120 अंक। तो दिन के लोज से कुछ रिकवरी इस समय, पर बैंक निफ्टी जस का तस है। मेरे ख्याल से 490 पॉइंट तक का दबाव देखा था हमने, 420 430 पॉइंट की कमजोरी के साथ तो अभी भी निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ।
तो कौन से स्टॉक्स हैं जो थोड़ा बहुत मूड सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ब्रेक के बाद डायरेक्टर साहब कह रहे हैं ब्रेक लेने का समय हो चुका है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार स्टॉक्स टटोलेंगे। एक मार्केट बिग वॉइसेस में बजाज फिनसर्व एएमसी के सीईओ निमेश चंदन साहब से बातचीत करेंगे और अपन ने अभी तक वो टच नहीं करा है, एमजीएल का काउंटर देखिएगा, इंश्योरेंस प्लेयर्स देखिएगा, उन पर भी चर्चा करेंगे। सारा एक्शन छोटे से ब्रेक के उस पार। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ने का समय है। पहले आज ही दोनों लिस्टिंग्स अभी भी बढ़िया कर रही हैं। 35-36% अपने इशू प्राइस से प्रीमियम पे इस समय कामकाज होता हुआ एक्सपेक्टेड था। जिस तरह का स्ट्रॉन्ग 60 टाइम्स सब्सक्रिप्शन के रिस्पॉन्स थे, 60-65 टाइम्स के, ये दोनों ही अच्छा कर रहे हैं। आरवीएनएल हर टिक के साथ मजबूती बढ़ा रहा है। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में ब्यूटीफुली बताया भी था कि सिर्फ आज ही की तेजी नहीं, पिछले कुछ दिनों से किस तरह का मैसिव आउट परफॉर्मेंस है। कल 2 डील विंस की, एक करार की खबर थी पार्टनरशिप की, और उस बीच आज भी नेपाल से एक ऑर्डर मिलने की खबर। सतपथे साहब, चार्ट्स पे आरवीएनएल एक बार टटोली यार, 600 प्लस पे 11% अपमूव के साथ अब कामकाज करता हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि आरवीएनएल अगर आप चार्ट पे देखें तो स्लाइटली ओवरबॉट है। मुझे लगता है परसों भी हमारी इस पे बात हुई थी हर्षदा के साथ, तभी हमने कहा था कि फ्रेश एंट्री थोड़ी डिफिकल्ट होगी, अगर डिप मिले तो ही एंट्री करना है, लेकिन पोजीशन जो है उसे मेंटेन करे। तो इसमें देखिए आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा, 600 के आसपास है। थोड़ा जो फ्रेश एंट्री है उनके लिए तो मैं डेफिनेटली वेट की सलाह दूंगा, लेकिन अगर पोजीशन है तो बने रहे। जो आपका फ्रेश स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 545 का, 545 का स्टॉप लॉस रखे और बने रहे, क्योंकि जो मोमेंटम है आशीष जी, फ्रैंकली स्पीकिंग हम इसे टारगेट नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे अनचार्टेड टेरिटरी है, ब्लू स्काई जोन है। तो यहाँ पे जैसे मोमेंटम चलेगा सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करे, दैट इज द ओनली थिंग व्हाट वी कैन डू। ओके, चलिए अब जरा मार्केट्स मांगे मोर। दरअसल सीएनबीसी आवाज की एक और स्पेशल पेशकश, बजट और बाजार रिलेटेड चर्चा, और इसमें आज जुड़ेंगे बजाज फिनसर्व एएमसी के सीईओ निमेश चंदन साहब। निमेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। बजट रिलेटेड बातचीत करूं, लेकिन निमेश जी उससे पहले आज ना, कल शाम से थोड़े से वैल्यूएशन रिलेटेड कंसर्न्स, डिफरेंट कॉर्नर्स से नॉइजेस, तो थोड़ी सी आज मूड सेंटिमेंट पे ऐसा लग रहा है हावी होती हुई। आप लोग का बजाज फिनसर्व में बाजार के इस समय के वैल्यूएशन जो कंसर्न्स किक इन हो रहे हैं उस पर व्यू क्या है? क्या आप लोग भी मान रहे हैं अब खासा स्ट्रेच्ड है भारतीय बाजार? नमस्कार आशीष, गुड टू बी ऑन योर शो। अगर हम बाजार को स्प्लिट कर दें बिटवीन लार्ज कैप्स, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, तो ऑल द 3 कैटेगरीज में हम देख रहे हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू से दाम बढ़ गए हैं, बट ओवर वैल्यूएशन ज्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप में है। लार्ज कैप में ओवर वैल्यूएशन है, वो फेयर वैल्यू से थोड़े ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, बट इट इज विद इन अ रीजनेबल रेंज। तो मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा कॉशन जरूरी है। सेक्टर वाइज जो डार्लिंग सेक्टर रहे हैं लास्ट 1 ईयर के, जैसे कि डिफेंस, पीएसयूज, उनमें अब सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। कंपनीज अच्छी हैं, उनकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, लेकिन अच्छी कंपनी को अच्छा इन्वेस्टमेंट बनने में एक इंपॉर्टेंट पड़ाव क्रॉस करना पड़ता है, दैट इज वैल्यूएशन। और काफी कंपनीज में हमने उन्हें ऑलरेडी नेक्स्ट 2 या 3 साल के जो ग्रोथ है उनका, उनके वैल्यूएशन हम दे चुके हैं, तो उस पर थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। आज बाजार भी आपको हिंट दे रहा है कि कुछ सेक्टर जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे कि फार्मा, एफएमसीजी, वो सेक्टर्स में बाइंग है, वहां पे रिलेटिवली वैल्यूएशन थोड़े अट्रैक्टिव हुए हैं। और एक मेजर सेक्टर जहां पे अभी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, इज बैंकिंग। ओके, अच्छा, थोड़ा सा इसी पे रहते हैं सर। एग्जैक्टली अभी जिस बात की ना आपने, फार्मा, एफएमसीजी में बाइंग, और आज बहुत दिनों बाद आई थिंक एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो पेंट स्पेस पे है कि एशियन पेंट्स ने अपने, अगर आप देखें, दामों में एक वृद्धि की है। सब्सटेंशियल प्राइस हाइक नहीं है, बट आई थिंक ये एक सूचक होता है, ये एक डायरेक्शन का सेंस होता है। अभी अगर बाजार, रेस्ट ऑफ द मार्केट आपको बहुत आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं लग रहा है, तो एफएमसीजी पे ही आपका टेक क्या है इस वक्त? और
स्पेशली विद आई थिंक सम न्यूज़ फ्लो ऑफ प्राइस हाइक्स, और कुछ प्लेयर्स ऐसे भी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किए थे प्रीवियस रैली में, स्टॉक्स लाइक मैरिको, डाबर, एचयूएल, जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है रूरल इकोनॉमी से। एफएमसीजी में सिलेक्टिवली आप लॉन्ग जाएंगे क्या इस प्राइस पे? जी वीरू, हम पॉजिटिव हैं एट बजाज फिनसर्व एएमसी, एफएमसीजी, कंज्यूमर स्टेपल्स कंपनीज पे। इनको देखने का नजरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा। ये कंपनीज जो है इनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है, इनकी काफी ऐसी कंपनीज है जिनमें प्राइसिंग पावर है, जो अपनी मार्जिन मेंटेन कर सकते हैं। इनका जो ग्रोथ है वो बहुत स्टेडी रहता है। लास्ट 2 ईयर्स से इनके ग्रोथ में, वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ी सी दिक्कत आई है। रूरल सेक्टर इतना अच्छा नहीं कर रहा था, बॉटम ऑफ द पिरामिड में इनकम ग्रोथ इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए ये सेक्टर प्रेशर में रहा है। बट यहाँ से ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं कि थिंग्स विल चेंज। बजट से भी मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं कि गवर्नमेंट रूरल मार्केट के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स, टैक्स कट्स, बेनिफिट्स कुछ देंगी, तो उससे एफएमसीजी कंपनी को बहुत फायदा होगा। एंड हम उनके वैल्यूएशन देखें तो कंपेयर टू देयर हिस्टोरिकल वैल्यूएशन, वो कंपेयर टू द मार्केट, रिलेटिव टू द मार्केट, काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे हैं, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे हैं। तो दिस इज द एरिया जहां पे आप अगर स्टॉक्स ढूंढना चाहते हैं अच्छे वैल्यूएशंस वाले विद अपग्रेड्स इन अर्निंग, तो आपको मिल जाएंगे। तो वी आर पॉजिटिव ऑन दिस सेक्टर। निमेश जी, मैं पहले ही अभी वो जवाब पे अटका हूं। आपने कहा इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर, तो सही मूल्यांकन के ऊपर चल रहे हैं स्टॉक्स, पर ओवरस्ट्रेच नहीं दिख रहे। तो ये आपने वैसे ही फंसा दिया जैसे पॉवेल साहब ने फंसा दिया था। कल बताया नहीं ब्याज दरें काटने वाले हैं कि नहीं काटने वाले हैं। तो इससे फिर आपका कंफर्ट लेवल कैसा है इस बाजार को लेकर? क्योंकि हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर सारे शेयर के मूल्य वैल्यूज, शायद सिलेक्टिव होने की जरूरत आपकी बात से लग रहा था मुझे। तो फिर आप लोग का तो जो इनफ्लोज तगड़े हैं और डिप्लॉयमेंट मजबूरी है, तो वो आसानी से विकल्प मिल रहे हैं इस बाजार में आप लोगों को, या मशक्कत करनी पड़ रही है? तो आशीष, आपको मैं ब्रॉड रेंज बता दूं कि लार्ज कैप कंपनीज जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से लगभग 5% ऊपर चल रहे हैं, और मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स 20 to 30% इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर चल रहे हैं हमारी इंटरनल कैलकुलेशन के हिसाब से। अब इसका मतलब सारा बाजार है तो महंगा ही, सब सही वैल्यूएशन से ऊपर ही चल रहे हैं। यस, कम और ज्यादा बात अलग। एब्सोल्युटली। ओके, बट मार्केट का एग्जैक्ट टॉप प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब मार्केट ऑप्टिमिज्म या पॉजिटिव मूड में होता है, बुलिश मूड में होता है, तो सही तरफ जा सकते हैं, यानी बबल जोन की तरफ भी जा सकते हैं। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब 35 to 40% प्रीमियम वैल्यूएशन या इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर जाते हैं स्मॉल कैप्स, तब वो एक बबल जोन में चले जाते हैं। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लार्ज कैप इज फेवरेट। ऑल्सो ये जो मैं बात कर रहा हूँ आर एवरेज वैल्यूएशन, यानी ऐसा हो सकता है कि हर कैटेगरी में कुछ ऐसे स्टॉक हों जो अभी भी अंडर वैल्यूड हों, और कुछ ऐसे स्टॉक जो बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गए, जिसकी वजह से एवरेज को ऊपर खींचे। यहाँ पे निवेशक को थोड़े कॉन्ट्रेरियन सेक्टर या बेट्स लेने चाहिए, जहां पे अच्छी कंपनी अगर टेम्पररी स्लो डाउन की वजह से उनके दाम अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हैं, तो वो देखनी चाहिए। आज मार्केट थोड़ा इम्पेशेंट भी हो गया है, लोगों को इमीडिएट ट्रिगर चाहिए कि भाई मैं कोई स्टॉक लूं या इन्वेस्ट करूं तो मुझे इमीडिएटली फटाफट रिटर्न्स मिलने चाहिए। अब अगर मार्केट इम्पेशेंट है तो वो उन शेयर्स को नहीं देखेगा जहां पे शायद 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तक वेट करना पड़े, शायद उनके रिजल्ट्स को रिकवरी में थोड़ा टाइम लगे। बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये अपॉर्चुनिटी बन जाती है टू पिक अप दोज कंपनीज। फिर जब वो फैशनेबल या ग्लैमर स्टॉक्स बनेंगे तो उनमें बहुत अच्छी रैली आएगी और उसमें आपके अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। निवेश जी, आप यकीन मानिए जो मेरे सहयोगी ना आशीष, ये पहले वकालत कर रहे थे, फिर वकालत करते करते पत्रकारिता में आ गए, तो ये छोड़ेंगे नहीं आपको। है मजाक कर रहा हूँ, वैसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा वकील हमारे अंदर भी है। ये बताइए ज़रा कि जब आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रेरियन बेट्स कुछ सेक्टर्स पे, कुछ कंपनियों पे, तो वो क्या है कंफर्टेबल हो गया? नॉट एग्जैक्टली आप स्टॉक्स का नाम तो ले नहीं पाएंगे, सेक्टर्स कौन से हैं वो आपके मुताबिक? तो एज अ
फैक्टर और एज अ थीम आपने देखा होगा कि काफी हाई क्वालिटी बिजनेसेस, वेदर जो एफएमसीजी में है, कुछ बैंकिंग में है, एनबीएफसी में है, इन स्टॉक्स ने लास्ट 3 या 5 साल में अंडर परफॉर्म किया है। इन्होंने अच्छे रिटर्न नहीं दिए। ये बड़ी कंपनीज हैं, इनके रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, कैश फ्लो अच्छे हैं, बट बिकॉज ऑफ अ सिक्लिकल डाउनटर्न कुछ कंपनी के रिटर्न अच्छे नहीं दिए, तो वो एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है टू लुक एट द थीम। सेकंड, जैसे मैंने कहा कि रिलेटिव वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें, बैंकिंग देखें तो मोस्ट ऑफ द गुड बैंक जो है के जो रिटर्न ऑन इक्विटीज होंगे वो 16% टू 18% रहेंगे। प्राइस टू बुक वाइज 1.8 टू 2.2 टाइम्स फॉरवर्ड पे वो ट्रेड कर रहे हैं, तो दीज आर अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस टू लुक एट। ऑन दी अदर साइड, जैसे मैंने कहा कि कुछ कंपनीज जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स हैं, जहां पे यूएस जेनरिक में भी प्राइसिंग अच्छी है, डोमेस्टिक ग्रोथ भी अच्छा है, तो उसमें एक री रेटिंग आ सकती है वेयर स्टॉक्स हैव नॉट परफॉर्म। फार्मा में मिड कैप, स्मॉल कैप भी अट्रैक्टिव लेवल पे है काफी कंपनी, तो ये बॉटम अप स्टोरीज हैं, इनको एक ब्रश में हम पेंट नहीं कर सकते, बट दीज आर द एरियाज जहां पे देख सकते हैं। केमिकल्स इज अनदर सेक्टर जो कि लास्ट 2 साल 3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। देयर आर सम ग्रीन शूट्स कि यहाँ पे वॉल्यूम टर्न अराउंड हो रहा है। वी आर होपिंग के नेक्स्ट हाफ में देयर विल बी सम प्राइस टर्न अराउंड, जैसे डाइज एंड पिगमेंट या स्पेशलिटी केमिकल में। तो ये जो कंपनीज हैं, इनमें आप कॉन्ट्रेरियन बेट्स ले सकते। ओके निवेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस आप कार्यक्रम में शामिल हुए, सेक्टर्स पे, काउंटर्स पे और आई थिंक बाजार के लेवल्स पे आपने बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब एक काम करते हैं, अब एक बार निफ्टी बैंक को देखते हैं और फिर थोड़ा सा अर्निंग्स के लिहाज से डिस्कशन को शुरू करते हैं। एक डिसेंट रिकवरी है, भले देखिए निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है, बट मेन चीज़ जानते हैं इस प्राइस में क्या है। एट 24334 जैसे कि आशीष और मैं 2 बजे बात कर रहे थे, रीगेन करना 24,300 को, ये इंपॉर्टेंट था। और आप देखिए बैंक निफ्टी को जो मैं शॉर्ट करने को मना कर रहा था, बैंक निफ्टी 52,220 पे, वहाँ से पुल बैक देके ऊपर की ट्रेजेक्टरी में है। बट अब लाइए आप एक बार टीसीएस तरीके से लॉजिकली अगर आप देखें, जीएम ब्रेविस नहीं, टीसीएस अर्निंग सीजन का किक स्टार्ट करेगा। आशीष जरा आप एक बार आज टीसीएस को देखिए, आज पूरा आईटी डाउन है और टीसीएस आपके स्क्रीन पे एक वाइल्ड रेड कैंडल के साथ इस वक्त एग्जैक्टली एट 50 डे। कैसी एक्सपेक्टेशन है ये आशीष इस बार नंबर्स की? हाँ, वाकई इतनी सारी कंपनियां रिजल्ट दे चुकी हैं, लेकिन जब तक टीसीएस या इन्फोसिस नहीं आती तब तक उन बोलते हैं रिजल्ट सीजन शुरू ही नहीं हुआ। चलिए भाई, ऑफिशियली कल शुरू हो जाएगा। कल शाम को बाजार बंद होने के बाद ये नंबर्स आएंगे और नंबर्स से पहले आप मूड माहौल देख ही रहे हैं। खैर, क्या एक्सपेक्टेड है, जहां तक रेवेन्यूज का फ्रंट है, आय का फ्रंट है, तिमाही दर तिमाही इंप्रूवमेंट होगा। 1.5% के आसपास क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है और उसके पीछे के सिंपल से लॉजिक हैं भाई। वो जो लार्ज डील्स बैक करी हुई हैं, अब धीरे धीरे उस पर काम शुरू होगा, जिसे कहते हैं डील रैंप अप्स हो रही हैं, उसका फायदा मिल रहा है। पिछले क्वार्टर अपन क्यू ऑन क्यू देखते हैं आईटी को, तो पिछला क्वार्टर आईटी का तो वो होता है जिसमें नंबर ऑफ बिलिंग डेज कम होते हैं, सीधे सीधे बिलिंग डेज बढ़ जाते हैं इस क्वार्टर में, तो और फायदा मिलता है। ज्यादा मैनली आवर्स होंगे उतना ही फायदा मिलना शुरू, फेवरेबल क्रॉस करेंसी बेनिफिट्स मिलने हैं, और साथ साथ वो जो बीएसएनएल की मेगा डील थी 15,000 करोड़ रुपए के आसपास की, उसमें और मोमेंटम पिकअप हो रहा होगा। तो ये रीजंस हैं कि रेवेन्यू इंप्रूव होता हुआ आपको दिखेगा। पर इसके नीचे की तस्वीर थोड़ी सी गड़बड़ है। मार्जिन 130 बेसिस पॉइंट्स या कहें 1.25% गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? क्योंकि 1 अप्रैल से इन्होंने कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए थे और उसमें भी जो अच्छे परफॉर्मर्स थे उनके डबल डिजिट वेतन बढ़ा रखे हैं, तो उसका सीधे सीधे इंपैक्ट पड़ने वाला है। हाँ, कुछ हद तक उसे निगेट करेंगी इनकी बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, पर फिर भी मार्जिन्स पे मेजर डेंट पड़ेगा। इसी कारण से ये मेजर हेडविंड होगी वेज हाइक्स, और इसके चलते अब भाई आय इंप्रूव हो रही थी पर मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। नेट नेट मुनाफा जो है 3.5% क्यू ऑन क्यू गिरेगा। ये तो हेडलाइन नंबर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे का आउटलुक, ट्रेजेक्टरी। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री सब इंतजार करेंगे कई सारे एस्पेक्ट्स पे। डिमांड एनवायरनमेंट अलग अलग ज्योग्राफीज में, किस तरह से वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड जिसको रोक लेते हो आप दिक्कत वाले दिनों पे, वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स का इंप्रूवमेंट शुरू हुआ नहीं हुआ। इस क्वार्टर में बहुत कम लार्ज डील विंस या डील विंस के अनाउंसमेंट्स आए हैं, कोई खास दिक्कत तो नहीं आ रही है। लार्ज डील विंस का हालात हैं कैसे, उस सब पे बातचीत होनी है।
और हाँ, वो कैंपस हायरिंग के ट्रेंड्स भी अलग अलग आ रहे हैं, तो कैंपस हायरिंग को लेकर क्या तैयारी है टीसीएस की, ये सब शायद वैल्यूएबल इनसाइट्स होंगी जो सब सुनना चाहेंगे टीसीएस के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कल शाम को। ये कहानी है वीरू टीसीएस की। तो नंबर्स आय के फ्रंट पे अच्छे, लेकिन ऑपरेशनली और नेट लेवल पे मुनाफे के आपको थोड़ी सी दिक्कतें नजर आएंगी। वाकई अगर आप देखें दिक्कतें नजर आएंगी। और आई थिंक आज चार्ट की प्लेसमेंट जो है ना वो ऐसी है कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और बढ़ गया है। आई मीन क्या होता है ना, अमूमन हम एक ऑप्शंस की रणनीति बनाते हैं। आई मीन डीप आउट ऑफ मनी कॉल ले लें, बुल स्प्रेड बना लें, बेयर स्प्रेड बना लें, शॉर्ट स्ट्रेंगल, लॉन्ग स्ट्रेंगल, शॉर्ट स्ट्रेंगल, क्या करें। ये एक बार सिर्फ प्राइस वाइज कमेंट्री में लेता हूँ। मानस आपकी राय क्या कह रही है? आई मीन बड़े एवरेजेस के पास फिर आके बैठ गया, फिर 20 डेमा के नीचे, फिर 50 डेमा के नज़दीक, फिर 100 डेमा के नज़दीक। आप प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे कुछ क्या है इस स्टॉक को? तो देखिए, खरीदारी तो नहीं करनी है मेरे ख्याल से। खरीदारी तभी करें अगर 3960 के ऊपर स्टॉक जाए, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 3849 के नीचे। ओके, अच्छा, इस बीच अब यतिन फिर से स्टूडियो में जगह बदल ली इन्होंने, ये चलेंगे वॉल पे। और अब डीलिंग रूम चेक की बारी। आज के जो ठंडा परफॉर्मेंस से कोई नर्वसनेस तो नहीं क्रीप इन हो रही डीलिंग रूम में बजट से पहले, ऐसा रिजल्ट कुछ सीजन से पहले? ऐसा कुछ नहीं है। देखो आशीष, ये जो ठंडा परफॉर्मेंस है ना आज मार्केट का, वो कुछ हद तक वो जो बदलाव हुए मार्जिन वाली सिक्योरिटीज में, उसके कारण मिड कैप में सेलिंग है, लार्ज कैप में ठीक ठाक ट्रैक्शन है। तो दो स्टॉक्स जहां डीलर्स आज तेजी के सौदे जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं। सबसे पहले फेडरल बैंक, जहां डीलर्स बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट 22 लाख शेयर्स से नीचे है, मतलब शॉर्ट कवरिंग इस काउंटर में देखने को मिल रही है। और डीलर्स को लगता है यहाँ डोमेस्टिक फंड्स के खरीदारी के चलते काउंटर में मोमेंटम बना रहेगा। इसके लिए वो लोग 195 के टारगेट्स के साथ यहाँ जो है अपने क्लाइंट्स को खरीदारी करवाने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा एनटीपीसी थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक है और डीलर्स के हिसाब से पोजिशनली इस काउंटर पे 400 रुपये का टारगेट आ सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस से लगभग 20-25 रुपये की अपसाइड डीलर्स को लगती है इस काउंटर में आ सकती है। और ओपन इंटरेस्ट भी लगभग आज 4% बढ़ा है जुलाई सीरीज का, जो इंडिकेट कर रहा है फ्रेश तेजी की पोजीशंस यहाँ जुड़ रही हैं। ये लीजिए आज के डीलिंग रूम्स के प्रिफर्ड आइडियाज, या डीलर्स क्या कर रहे हैं उसका बढ़िया सा अपडेट यतिन की तरफ से। अच्छा, एक एमजीएल का काउंटर चंदन को रखिए स्क्रीन पे। चंदन, कुछ अपडेट्स हैं, बल्कि एमजीएल के मैनेजमेंट से इंटरेक्शंस के अपडेट्स हैं। एक्सपेक्टेड है एक्साइज ड्यूटी ऑन गैस पे लाइकली कट अनाउंस होगा 23 जुलाई की उस पॉलिसी या बजट अनाउंसमेंट पे। यही रीजन था एमजीएल एकदम से फिर चलने लगा, सुधर गया 3.25% ऊपर। कैसा प्लेस्ड है भाई? बीच में अभी हम मुंबई वालों के लिए सरदर्द बढ़ा दिया इन्होंने, दाम बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल आशीष जी, देखिए आप एमजीएल की बात करें तो मेजर सेटअप पॉजिटिव है और पिछले लगभग 6 दिनों से एक रेंज बाउंड कामकाज कर रहा है, बट उस रेंज में भी 1650 के बेस बार बार टेस्ट हो रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि 1650 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा और जो सेटअप बना है वो कहीं ना कहीं 1800-1850 तक का अप मूव बन रहा है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव बायस रहेगा और ये जो खबरें और अपडेट बन रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव प्राइस से ब्रेकआउट देगा। तो 1650 के सपोर्ट से 1800 और 1850 तक के मेरे हिसाब से टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ये है एमजीएल पर आपकी राय। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे डिस्कशन शुरू करते हैं बीटीएससी ट्रेड्स को लेकर। क्लोज बहुत अच्छा नहीं है, बट एक बड़ा प्राइस डैमेज होने से बच गया। अगर आप डे लो से कंपेयर करें तो इससे सब्सटेंशियल रिकवरी। बाकी कल के डेटा पे डिपेंड करेगा। प्रकाश सर, क्या कैरी करेंगे आप? लॉन्ग खरीद करना चाहिए और स्टॉक का नाम है वोल्टास, ट्रेड कर रहा है 1483 पर। स्टॉक होगा मेरे ख्याल से 1475 का। टारगेट अंदर आपसे करीब 1520 के नजर आते हैं वोल्टास। ओके, वोल्टास ठंडा ठंडा कूल कूल। यहाँ पे अगर आप देखें प्रकाश सर पिक करते हुए। और मानस आपका ट्रेड? तो देखिए, एसबीआई कार्ड के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। एसबीआई कार्ड ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 729 का और टारगेट सेट करेंगे 760 के। ओके, एसबीआई कार्ड्स, हाँ, ये भी दिन के हाईस के आसपास कामकाज करता हुआ। सौदपते साहब, बीटीएसटी, एसटीबीटी, क्या कॉल है? आशीष जी, बीटीएसटी होगा और बीटीएसटी होगा डिफेंसिव फार्मा सेक्टर। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा ट्रैक्शन अच्छा मिल रहा है, तो सिप्ला रहेगा। देखिए, सिप्ला का एक आप कह सकते हैं कि दिस इज अ सैंडविच पैटर्न, जिगजैग पैटर्न कहते हैं, एक दिन प्लस एक दिन माइनस।
तो ये जो पैटर्न है मुझे लगता है यहाँ पे एक जबरदस्त रैली मिलेगी। तो 1514 पे चल रहा है, 1495 का स्टॉप लॉस रखे, मुझे लगता है 1550 1570 ये सिप्ला का टारगेट पेंडिंग है। सिप्ला आजकल सत्वे साहब डिफेंसिव ला रहे हैं। बाटा की जो चर्चा हो रही थी, सत्वे साहब ने इस हफ्ते की शुरुआत में वो भी ट्रेड पकड़ रखा था, काफी सारे डिफेंसिव रडार पे रखे थे। खैर इस समय भी सिप्ला एक प्रेफर्ड बाय आइडिया। सोनी जी आपकी तरफ से कौन सा पिक? जी मेरा यहाँ पे रहेगा एनटीपीसी पे बीटीएसटी का ट्रेड फ्यूचर्स में खरीदारी कर सकते हैं करंट लेवल पे। स्टॉप लॉस है 376 का, टारगेट बनेगा 390 392। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 380 के ऊपर आज क्लोज दे रहा है और प्लस यहाँ पे आज फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन नियरली 4% का ऐड हो रहा है। सो काफी पॉजिटिव लग रहा है। 390 392 को एक बार टेस्ट कर सकता है। ओके सोनी जी का ट्रेड ये हो गया है यहाँ पे। एनटीपीसी से बात भी हो रही थी, इस पे आशीष प्रति जी का कॉल भी था यहाँ पे। और चंदन फाइनली आपका कैरी करेंगे? बिल्कुल, देखिए अगेन मैं फार्मा की तरफ जाऊंगा और वीरू कुछ एक काउंटर है जायडस लाइफ जो हम लगातार पिछले कुछ दिनों से रिकमेंड कर रहे हैं और काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे देखने को मिला है। मैं जायडस पे ही खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। 1165 के सपोर्ट है, 1225 तक के टारगेट के लिए। गजब स्टॉक रहा जायडस लाइफ। मुझे याद है मतलब ये इसका जो ईयर स्टार्ट हुआ था 2024 वो अप्रॉक्सीमेटली हुआ था 700 के जोन पे। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 1200 के जोन में आ चुका है। और गौरांग जी आपके कैरी करेंगे थर्सडे मॉर्निंग के लिए या फिर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? तो एसबीआई लाइफ 1560 के आसपास कामकाज कर रहा है और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियां, खास करके जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियां कुछ 1-2 दिन से हरकत दिखा रहे हैं, तो एसबीआई लाइफ पर खरीदारी की राय। ओके यहाँ पे 1558 पे आपकी खरीदारी की राय है। मैं मार्केट बेथ पे आऊँगा, उससे पहले थोड़ा सा आपको इंडेक्स सजेस्ट कर दूँ। आई थिंक देखिए एक कॉन्फिडेंस ये तो आया है कि निफ्टी ने 24,300 को रीगेन कर लिया है। डायरेक्टर साहब वो 3 कॉल आइटम्स जरा फिर लिखे आएंगे जो 2 बजे डिस्कस कर रहे थे हम आशीष और मैं। दो चीज़ पॉजिटिव हैं और कई चीज़ नेगेटिव हैं। मार्केट ब्रेथ का ख़राब होना, बाजार का स्लिप होना, बैंक्स का बैकफुट पे आना, ये कम्प्लीटली नेगेटिव है। लेकिन 2 चीज़ें अच्छी हैं, इनफैक्ट 3 चीज़ें अच्छी हैं कि आपकी रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हो गई। आपने आज इंटरडे में छुआ 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपने 12 बजे और 1 बजे के आसपास जो पुट राइटर्स थे 24,200 जो कि कल के प्रोस्पेक्टिव से महत्वपूर्ण है, 62 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, उस जोन को दोबारा वायलेट नहीं किया। और तीसरी चीज़ जो कि बड़े कॉल राइटर्स थे 24,300 पे, जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी जरा जहन में लिखाइए क्या था उस टाइम। उस वक्त यहाँ पे थे 93 लाख शेयर, अब वो घट के करीब 65 लाख के हैं। दैट मीन्स उस कॉल राइटर के जोन के ऊपर क्लोज हो रहा है। बट बिलीव मी आई थिंक आज की प्राइस परफॉर्मेंस इंडेक्स की थोड़ा सा आपको पशोपेश में डाल रही है। सो अवॉइड आई थिंक एनी ट्रेड एज ऑफ नाउ टू कैरी द लॉन्ग साइड या फिर शॉर्ट साइड। कल जब फिर आएंगे मॉर्निंग में तो बात करेंगे, और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो आज से ज़्यादा अच्छा बेस हमारे पास कल होगा पुट राइटर्स का जोन। तो अभी ट्रेड्स कोई कैरी नहीं करेंगे एंड सेम इज़ द केस विद निफ्टी बैंक। अब एक बार ब्रेथ लेके आइए डायरेक्टर साहब प्लीज़ ज़रा लॉन्ग शॉर्ट की। और आई थिंक इट्स 27 लॉन्ग्स, 46 शॉर्ट कवरिंग माफ़ कीजिएगा, और 42 में शॉर्ट है और लगभग 67 में यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग है। आपकी स्क्रीन पे ये देखिए लॉन्ग 27, कुछ स्टेट्स मेरे को यहाँ पे अवेलेबल होते हैं स्टूडियो में बगल में, तो वो मैं देख रहा था, और शॉर्ट कवरिंग 46 में। ये एशियन पेंट्स आज इंट्राडे में 3.25% के मूव के साथ अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। याद रखिएगा एशियन पेंट्स के बारे में एक चीज़, यहाँ का आज का वॉल्यूम्स जरा उसको देखते हैं क्योंकि कल के इसके डिलीवरी वॉल्यूम्स को चेक करना पड़ेगा। आज के इसके वॉल्यूम्स पोस्ट आई थिंक 26 जून सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे पे, रिवर्सल डे पे अगर आप देखें लॉन्ग डे पे, ग्रीन डे पे वॉल्यूम्स हैं। आरईसी, मन्नापुरम फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्रू, बजर पेंट सब में स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। महानगर गैस पे शॉर्ट कवरिंग थी। इंडिया सीमेंट्स में, जेके सीमेंट्स में, पीएफसी में, गोदरेज सीपी में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी। बट पूरा का पूरा याद रखिएगा एफएमसीजी बास्केट आज वाइब्रेंट था। एमएनएम आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पे अभी भी करीब 6.5% नीचे एंड कैरिंग सब्सटेंशियल शॉर्ट। और एमएनएम का जरा स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब ये रखिएगा। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे एक वीक डे पर यानी एक कमज़ोरी वाले दिन में मेरे ख्याल से मैं चार्ट पे देख रहा हूँ ये वॉल्यूम पोस्ट आई थिंक
नवंबर 2021 सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है M&M का जिसमें ये सप्लाई आई है। एक दिन वॉल्यूम इतने ही थे, करीब करीब अगस्त 2023 की बात है, लेकिन उस दिन वो डे ग्रीन था, प्राइस अप था, बट हैवी सेलिंग है आज M&M में। एक बार वो स्लाइड फिर लेके आइए, जरा उस स्लाइड को फिर देखते हैं। M&M प्रेशर में रहा, IEX, बंधन बैंक, MCX कुछ और काउंटर्स थे जो कि बैकफुट पे थे, और एक स्टॉक और आज खासा क्रैक हुआ, और एस्कॉट्स लेके आइएगा, ये भी आज अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। बहुत संक्षेप में मानस एस्कॉट्स पे, क्योंकि आपसे मैंने काफ़ी बात की है, क्या एस्कॉट्स धीरे धीरे रिवर्सल के संकेत दे रहा है क्या? क्योंकि जहां से इसे मोमेंटम जनरेट करना चाहिए था वो ट्रेजेक्ट्री इसने आज फिर सरेंडर करी 20 डे में। देखिए ये सही है कि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 4020। अगर उसके नीचे जाएगा तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है, अदरवाइज यहाँ पर बने रहना चाहिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी केवल 4200 के ऊपर करेंगे। ओके, जाइडस लाइफ अभी चंदन की पिक थी। आज 2 बजे शुरुआत में जो फंडामेंटल आइडिया लिया था तो गौरांग सर ने मेंशन करा था। जाइडस लाइफ इस समय खड़ा हुआ नजर आएगा मस्त, क्योंकि US FDA से कुछ दवा की मंजूरी आती हुई, पर अपन इस ट्रेड में ऑलरेडी हैं तो इस पर अब व्यू लेने की जरूरत है नहीं। पोजिशनिंग स्ट्रांग है, फंडामेंटली टेक्निकली दोनों। एक चीज याद रखिएगा, रेमंड का स्टॉक दिखाइएगा। कल मेरे ख्याल से स्पिन ऑफ की एक्स डेट है तो स्पिन ऑफ ये अपने रियल्टी कारोबार को अलग कर रहे हैं, तो इसको रडार पे रखिए। आज इसीलिए थोड़ा बहुत हरकत होगी इसमें, शायद कमजोर बाजार में, इसीलिए 3% ऊपर कामकाज कर रहा है। और लाइफ इंश्योरेंस में HDFC लाइफ को स्क्रीन पे रखिएगा। दरअसल जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स ने प्राइस हाइक्स अनाउंस करे हैं टर्म इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में। उसमें जो चुनिंदा नाम थे उसमें सबसे पहले HDFC लाइफ का ही है जिसने ये प्राइस हाइक अनाउंस कर दी। गाबा सर, HDFC लाइफ, वैसे गौरांग सर ने SBI लाइफ ऑलरेडी चुन रखा है फंडामेंटली, लेकिन टेक्निकली HDFC लाइफ कैसा? बिल्कुल, आज का जो लो है 620 पे HDFC लाइफ का बढ़िया लो, जब तक वो बढ़ता रहे तब तक ठीक है। ट्रेड कर रहा है 630 पर, तो 10 रुपए का स्टॉप है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा वक्त दीजिएगा, 640 650 से पॉसिबल है। यस, HDFC लाइफ ठीक ही लगता है, ये लगता है। चलिए, लेकिन अब एक काम करा जाए, सेशन की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, तो क्विकली स्क्रीन पे जाके इसको रैप अप कर दिया जाए। दिक्कत वाला सेशन था, पर हाँ जाते जाते ऑफ डेज लोज 1.25% दबाव वाला निफ्टी फाइनली 0.5% के आसपास की कमजोरी के साथ 24,300 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी पर जाकर बंद होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन दिन थोड़ा आज दिक्कत वाला था। निफ्टी बैंक, क्योंकि मेजर्स HDFC बैंक, ICICI बैंक दबाव में थे, 2/3% कमजोर, एक शेड वीकर निफ्टी 50 से। और दिग्गज नतीजों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे कल TCS, परसों HCL टेक और उससे पहले IT का हाल। 1% कमजोरी के साथ IT इंडेक्स कामकाज करता हुआ। ये लार्जली लार्ज कैप्स थोड़े से ज्यादा पस्त थे, मिड कैप्स ठीक थे, पर ब्रेथ असली पिक्चर थ्रो अप करेगी। और ब्रेथ डिटोरिएटिंग आज सुबह से थी। 1:3 1:3 पकड़ लीजिए। हर एक बढ़ने वाले के सामने 2.5-3 स्टॉक ऐसे जो फाइनली कमजोरी के साथ ही बंद होते हुए नजर आए। तो आज स्क्रीन इसीलिए दिक्कत वाली ज्यादा नजर आ रही थी। सेक्टोरल पॉकेट्स क्विकली रख दीजिएगा। हमने IT और बैंक्स की तो चर्चा कर ली, लेकिन आज दिक्कत में, कल इसी समय बातचीत कर रहा था तो ऑटो की तारीफ कर रहा था, क्या मूव्स देखने को मिले, और आज ऑटो कल इसी तरह के अप मूव्स थे, आज उतना ही दबाव है, 2% के आसपास ऑटो में कमजोरी। सरकारी बैंक्स एक दिन चले थे, दबाव आया, फिर चले, और आज फिर दबाव के साथ 1.25% कमजोरी के साथ ट्रेड। मेटल्स, ऑटो सबसे ज्यादा वीक थे, 0.25%, पर वेटेज में IT ने बाजी मारी थी, 1.25% की कमजोरी। अब निफ्टी 50 के वो 50 स्टॉक्स दिखा देता हूं, क्विक हीट मैप। उसमें खैर हाईलाइट तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है ही, आज सबसे तगड़ा प्रेशर उसमें 6-6.5% की कमजोरी। TCS अपने कल के नंबर से पहले 0.25% के दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। वेटेज के लिहाज से कोई इन्फोसिस रडार पर रखिए, प्रेशर था उसमें TCS के साथ साथ। और बैंक्स में HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, ये सब कमजोर थे। चला क्या, बढ़िया खबरों के बीच, प्राइस हाइक्स की सूत्रों के हवाले से अपडेट्स के बीच एशियन पेंट्स हाईलाइट था। अच्छे मूव्स आए। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसी टैरिफ हाइक्स की बात हो रही थी, टर्म इंश्योरेंस की, तो SBI लाइफ मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था। और FMCG, फार्मा, ये सब डिफेंसिव्स लाइमलाइट वैसे ही हॉक करते हुए। आज सुबह के जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स मेंशन हुए थे, एक काम करते हैं उनमें से भी जो चुनिंदा स्टॉक्स बेहतर करके दिखाए वो आपकी स्क्रीन पे। सुबह नीरज बाजपेयी ने कहा था M&M उसी प्राइस कट्स के बीच में एक लाल में ट्रेड करेगा, 6.5% का कट।
इथॉस, इसकी पेरेंट कंपनी KDDL ने बायबैक अनाउंस करा था और इथॉस आज 6% चला। डिलीवरी में लार्ज ट्रेड्स थे, दबाव की बात हुई थी, 3% कमजोर था और एलेंबिक फार्मा को US FDA से कोई मंजूरी थी, कल दिन के दौरान आई थी, लेकिन आज भी स्टॉक 1-1.5% मजबूत था। सुबह मेंशन हुआ था RVNL, तांता लगा हुआ था खबरों का, 13.5% के उछाल के साथ फाइनली सेशन की समाप्ति। मैराथन नेक्सटजेन वो स्टॉक है जिसका बेहद कमजोर Q1 का अपडेट आया। कृष्णा मेडिकल एक एक्विजिशन करती हुई, GMDC गुजरात के इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर से रिलीफ आती हुई इनके प्रोजेक्ट के लिए, ये सब वो स्टॉक्स थे जो आज सुबह 7:30 बजे डिस्कस हुए थे और आज बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आए। लेकिन वीरू ठीक है, लोअर लेवल से रिकवरी, निफ्टी बैंक की एक्सपायरी का दिन, लेकिन सबड्यूड। और वैसे आज इंपॉर्टेंट है, आज शाम को US में फिर फेड चेयर की एक और टेस्टिमनी। आई एम होपिंग आज एटलीस्ट कुछ क्लैरिटी देखने को मिले, क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं। वो हाउस की अलग अलग कमिटीज हैं वहाँ पे, तो आज फिर वो जेरोमी पॉवेल साहब को प्रेजेंट होना है 7:30 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से। अगर और क्लैरिटी दे देते हैं ब्याज दरों में कटौती को लेकर या इन्फ्लेशन रिलेटेड, तो और तस्वीर क्लियर हो जाएगी। कल हम जब लौट के आएंगे तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी की बारी होगी। जी हाँ, तो US मार्केट का पूरा हाल, निफ्टी का सेटअप, निफ्टी बैंक का सेटअप, और ये भी देखेंगे कि स्टॉक्स टू वॉच कल कौन देता है। बात करेंगे सुबह सुबह 7 बजे मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार। वो जादू मैं दिखाऊंगा आपको कल सुबह।